अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, तो ये प्रयोग मिलता है गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में। गुजरात के नरेश कौन, जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, तो यानी कर्ण बराबर होगा अंडर रूट 841 और डबल जीरो। ठीक है, तो 841 19 का 29 का स्क्वायर होता है और 2 जीरो को 0 लगा लो, यानी 290 मीटर हमारा ये वाली दूरी हो जाएगी। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्यार के स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टेस्ट नंबर 12, इससे पहले भी आपके लिए मॉक लाए हैं, है ना। तो आज भी हम एक और इम्पॉर्टेंट मॉक आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ ही एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कोचिंग सेंटर में जो है SSC के लिए, बैंक के लिए, PCS और आपका UPSC और साथ ही साथ ग्रुप C के अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, है ना। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो हमारे कोचिंग सेंटर में आके विजिट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉक नंबर 12। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में किस वर्ग समूह को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से आपको पता है 5 वर्ग होते हैं, कचक तक के नाम से जिनको हम जानते हैं, का, चा, टा, ता और आपका पा वर्ग। इसमें 4 और वर्ण होते हैं आपके, ठीक है, 4 और वर्ण होते हैं। और साथ ही साथ जो है ठीक है, हम देख लेंगे कौन कौन से होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें आपको पता है का वर्ग आता है आपका कंठ वर्ग में, चा वर्ग आता है आपका तालु में, कंठ तालु, टा वर्ग आता है आपका मूर्धा में, और ये ता वर्ग आता है आपका दंत में, पा वर्ग आता है आपका ओष्ठ में, है ना, ओष्ठ में। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में शामिल किया जाता है वो होता है आपका सेकंड वाला। ठीक है, चा वर्ग। बाकी इसमें क्या क्या आते हैं, और का, खा, गा, घा आता है। ठीक है, उसके बाद आता है चा, छा, ज, झ, ञ, टा, ठा, ड, टा, ठा, ड, ढ, टा, ठा, ड, द, ण, टा, ठा, ड, ढ, ता, था, द, ध, न, पा, फा, ब, भा और म। ठीक, तो का वर्ग आता है कंठ वर्ग में, ये पांचों जो आएंगे आपके तालु में, ये पांचों आएंगे आपके मूर्धा में, और ये पांचों आएंगे दंत में, और लास्ट का जो पा वर्ग के जो पांचों आएंगे वो किसमें आएंगे आपके ओष्ठ वर्ग में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर में सम्मिलित नहीं है ना। कौन सा सम्मिलित नहीं है, दीर्घ आ या ओ, या दीर्घ उ, या दीर्घ आपका ई। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए आपका सेकंड वाला। ठीक है, ओ। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कैसे है। उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के स्वर हैं, एक है मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में आते हैं जिनको निर्माण करने के लिए अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आ, ई, उ और री। ठीक है, संधि स्वर में 2 प्रकार के स्वर आते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि स्वर, एक आता है दीर्घ संधि, और एक आता है आपका संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त, है ना, संयुक्त संधि स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर में जो आते हैं वो आते हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ, ठीक है, दीर्घ उ आता है। ठीक है, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। संयुक्त संधि स्वर में आपके आएंगे ए, आय, ओ और अब। ठीक है, तो भी ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है दीर्घ संधि स्वर में सम्मिलित नहीं है ना, नहीं है मतलब संयुक्त संधि स्वर आपसे पूछ रहा है, तो इन चारों में से कोई भी एक आंसर होना चाहिए था, तो उनमें से एक या दे रखा है ओ। ठीक है, बाकी 3 तो है आपके कौन से, आपके भाई दीर्घ संधि स्वर में। ठीक है, ये दीर्घ संधि स्वर में, और वो है आपका संयुक्त संधि स्वर ओ। ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शब्द बोलते समय अर्थ अथवा उच्चारण की दृष्टि से किसी विशेष अक्षर या वर्ण पर जो बल दिया जाता है, जो जोर दिया जाता है बोलते समय, उसको क्या कहते हैं, है ना, जोर दिया जाता है, वो होता है हमारा बलाघात, है ना। बल का आघात करते हैं, जब बल का प्रयोग करते हैं वो होता है बलाघात। अनुतान क्या है, जो वाक्य बोलते समय वर्ण और शब्दों के बीच उतार चढ़ाव होता है स्वरों का, उसको कहते हैं अनुतान। ठीक है, तो वो अनुतान है। बाकी एक है आपका बलाघात, जो आंसर मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वर्तनी विश्लेषण से है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाते होंगे, है ना। तो असंगत पूछ रहा है, गलत बताना है। तो इसमें जो गलत है गलत है आपका कौन सा वाला, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला गलत ये है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई आनी चाहिए थी ना, दीर्घ ई आनी चाहिए थी, बाकी सब सही। तो इसका आंसर है आपका सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आगत शब्द, है ना, आगत शब्दों को आपको पता है विदेशी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, आगत शब्दों में सर्वाधिक संख्या
सर्वाधिक संख्या जो है किन शब्दों की रही है? अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली या पश्तो। ठीक, इसका जो आंसर है वो क्या भाई? इसका आंसर है आपका फारसी। ठीक है, फारसी। अगर शब्दों में बहुत सारे शब्द आते हैं जैसे पुर्तगाली, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, रूसी, है ना, पश्तो भाषा के आते हैं। और इसके साथ एक और जो आगत होता है वो होता है आपका उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद में आता है। उत्पत्ति के आधार पे जो शब्दों के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आयोग ने आंसर भी दिया है। बाकी आपने 5 भी पढ़ा होगा। 4 कौन-कौन से भाई? तत्सम होता है, तत्सम जिसे संस्कृत के शब्द कहते हैं, और एक होता है तद्भव जो संस्कृत से बदल के आपके प्रयोग होते हैं हिंदी में। एक होता है देशज जिनकी उत्पत्ति का ज्ञात नहीं होता है, देशी भाषा के शब्द, और एक होता है विदेशज जिनको आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य देश की भाषा से आए हुए होते हैं और हिंदी भाषा में इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं आगत। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अगला जो है आपका अम्बुज। अम्बुज जो है अनेकार्थी शब्द का अर्थ नहीं होता है ना, का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चंद्रमा, कमल, ब्रह्मा या आपका बादल। तो अम्बुज का जो अर्थ नहीं होता है वो होता है आपका बादल। ठीक है, बादल होता है। और इसमें देखते हैं क्या क्या है। अम्बुज का जो अर्थ होता है वो शंख भी होता है, शंख भी होता है, वज्र भी होता है, ठीक है, कपूर भी होता है, और साथ ही साथ बेंत भी होता है। ठीक है, बेंत भी होता है। आगे इसका आंसर क्या बताया मैंने? चौथा वाला। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपका चयन करना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखे हैं मूल शब्द। ठीक, अगर वारिद की बात करें, वारिद तो अंबर का है। देवभोज्य की बात करें, देवभोज्य अमृत हो जाएगा। तुरंगम, तुरंगम जो है आपका अश्व का ही है आपका पर्यायवाची, और कंदर्प है आपका कंदर्प। कंदर्प पर्यायवाची किसका भाई? कामदेव का ही है। तो आमने सामने आंसर दे रखे हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आपका थर्ड वाले में, सी में। ठीक है, तो 7 हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 जो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपको गलत बताना है। ठीक है, पहला अभक्ष्य, अभक्ष्य मतलब जो खाने के योग्य ना हो। ठीक है, ठीक है। सेकंड अदत्त, अदत्त मतलब इसका भुगतान ना किया गया हो। ठीक है, दत्त मतलब भुगतान किया गया, आ होता है नहीं, तो इसका भुगतान ना किया गया हो। ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा अनावर्ती, जो बार बार ना होता हो, है ना, बार बार ना होता हो। ठीक है, तो 3 ठीक है, तो गलत आपका चौथा ही होगा। चौथे में अब गलत क्या है? दिया है औरस, और औरस के बारे में लिखा है विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्री, है ना, जबकि पुत्री नहीं होता है, विवाहित स्त्री से उत्पन्न क्या होता है? आपका पुत्र होता है। ठीक है, पुत्र होता है, बस इसमें इतनी सी ही गलती थी। तो इसका आंसर क्या आपका? चौथा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में एकाधिक, एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ना? आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स, सफिक्स, जो आपके शब्दांशों के 2 भेद में आते हैं। उपसर्ग आपको पता है शब्दों के आगे लगने वाला शब्दांश होता है, और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगने वाला शब्दांश होता है। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और इन दोनों के भी फिर 5-5 प्रकार होते हैं, कृत के और तद्धित प्रत्यय के। तो इसमें पूछ रखा एक से अधिक उपसर्ग किसमें है? अगर व्याकरण की बात करें तो आंसर बता दूं, पहला ही वाला है, क्योंकि इसमें वी है, आ है, और मूल शब्द क्या है इसमें? कर्ण। ठीक है, कर्ण है, तो 2 उपसर्ग है वी और आ के रूप में। सचरित्र की बात करें तो सत धन चरित्र है। ठीक है, एक ही उपसर्ग है और वो भी सत के रूप में। निर्वेद की बात करें तो ये है आपका निर्धन वेद, निर्धन वेद। ठीक है, ये आपका उपसर्ग हो गया। और दुराशय में आपका दुह धन आशय, दुह धन आशय, उपसर्ग आपका क्या हो गया? दो के रूप में, एक ही शब्द के रूप में। ठीक, तो इसका आंसर क्या बताया मैंने? पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि असंगत कथन का चयन करना है, गलत इसमें आपको बताना है। पहला है कौरवी बोली को देसी हिंदुस्तानी किसने कहा है? गिरेसन ने। सेकंड है, ठीक है, हरियाणी बोली का अन्य नाम जाटू, देश वाली और देशड़ी भी है, ये भी ठीक है। तीसरा, हरियाणी बोली को खड़ी बोली का नाम दिया है, खड़ी बोली, खड़ी बोली कहते हैं, देवेंद्र वर्मा ने दिया नाम, ये भी ठीक है। चौथा, कन्नौजी बोली का अन्य नाम अंतर्वेदी और सीकरवाड़ी है, ये आपका गलत है ना, ये आपका क्या है? गलत है। तो आंसर ठीक क्या होगा भाई? ये जो नाम दे रखा है अंतर्वेदी सीकरवाड़ी, है ब्रज भाषा का नाम है। ठीक है, किसका? ब्रज भाषा का नाम है। अगर कुछ और फैक्ट की बात करें, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया है? ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है और अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो कौरवी नाम दिया आपका राहुल संकृत्यन ने। ठीक है, राहुल संकृत्यायन ने। खड़ी बोली धीरेन्द्र वर्मा हो गया। और अगर बात करें इसको, कौरवी को या खड़ी बोली को, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी नाम किसने दिया है? जॉर्ज गिरेसन ने, जॉर्ज गिरेसन ने। जनपदीय हिंदुस्तानी, जनपदीय हिंदुस्तानी शॉर्ट में लिखा मैंने, ये नाम दिया भाई सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक, और अन्य नाम इसका क्या क्या भाई? अन्य नाम है आपका सरहिंदी, सरहिंदी भी इसको कहते हैं, और बोलचाल की हिंदुस्तानी भी इसको कहा गया है, बोलचाल की हिंदुस्तानी।
बोलचाल की हिंदुस्तानी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि देवनागरी को बाल बोध के नाम से, देवनागरी को बाल बोध के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आपका पश्चिम बंगाल। तो देवनागरी को बाल बोध कहते हैं भाई महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। बाकी अगर बात करें देवनागरी का जो लिखित भाषा, देवनागरी लिपि में जो लिखित भाषा है, अगर ये फैक्ट पूछा है कि किन किन भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो इसका एक शॉर्टकट है जैसे आपका सही नेम। क्या है? सही नेम। ठीक है, सा से आपको पता है संस्कृत हो जाएगा, ही से हो जाएगा आपका हिंदी, ने से हो जाएगा आपका नेपाली भाषा, और माँ से हो जाएगा आपका क्या? माँ से हो जाएगा आपका मराठी। ठीक है, मराठी। इसके साथ साथ कोंकणी और सिंधी भी होती है जो आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कोंकणी और सिंधी भाषा। ठीक, सिंधी भाषा। अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है, तो ये प्रयोग मिलता है गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में। गुजरात के नरेश कौन? जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, जयभट्ट के शिलालेख में वो लेख मिलता है। ठीक, अगर पूछेगा देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है, तो ये हुई है भैया आपकी ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से विकसित। तो हमने क्या क्या देखा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी अन्य भाषाएं लिखी जाती है। शॉर्टकट देखा, सही नेम संस्कृत है, हिंदी, नेपाली, मराठी और कोंकणी और सिंधी भी है। तो सबसे पहला प्रयोग देवनागरी लिपि पर, तो सबसे पहले प्रयोग देवनागरी लिपि का कहाँ मिलता है? गुजरात के नरेश के, और गुजरात का नरेश जयभट्ट उसके शिलालेख में। और ये किससे विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैंने आपको बताया आपका महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी भाषा, ठीक है, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो आपका थर्ड वाला। ठीक है, कौन सा आपका? थर्ड वाला। आपको पता है मूल संविधान है ना, मूल संविधान में जो है 14 भाषा का उल्लेख है, और वर्तमान में जितनी भाषा का उल्लेख है उनकी जो संख्या है वो कितनी है भाई आपकी? वो है आपकी 22 है ना। वो कितनी है आपकी? 22 है। इसका मतलब जो है 8 अन्य भाषाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी है वो? एक तो सिंधी है, सेकंड है आपकी मणिपुर कोंकणी नेपाली, सिंधी मणिपुर कोंकणी नेपाली। ठीक है, और मैथिली संथाली डोगरी बोडो, मैथिली संथाली डोगरी और बोडो। ठीक है, 4 ही हो गई, 7 ही हो गई, और 8 आपकी सिंधी वाली हो गई। कौन कौन सा संविधान संशोधन है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये 21वां संविधान संशोधन है आपका 1967। सेकंड है आपका 71वां संविधान संशोधन है आपका 1992। अगला आपका 92वें संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 2003। तो 21 1967 सिंधी, 72 1992 मणिपुर कोंकणी नेपाली, और 92 2003 मैथिली संथाली डोगरी बोडो। ठीक, पूछा था हमारा कोंकणी, तो वो आपका 71 वाला 71 है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना जो है अवधी भाषा में नहीं है ना, अवधी भाषा में नहीं है। आपको पता है अधिकांश जो इन्होंने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो आपकी अवधी है। ठीक है, और आपका राम जी को केंद्र में रखकर सही भाषाओं की तरह से रचना की है। तो अवधी जो नहीं है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गई। ठीक है, तो वो जो है आंसर रामलला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका, इसकी जो भाषा है वो आपका ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा है। अगर बात करें ब्रज भाषा की और रचनाओं की, जैसे आपका कवितावली है। ठीक है, तुलसीदास जी की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कवितावली है, गीतावली, जहां पे भी आपको वली शब्द दिख रहा है तो तुलसीदास जी की है। गीतावली, विनय पत्रिका तो आपकी हो ही गई। कृष्ण गीतावली, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण जी का नाम सुन के बच्चे समझते कि भाई सूरदास जी की होगी है ना, लेकिन ये आपकी तुलसीदास जी की है। दोहावली, अगर अवधी भाषा में पुस्तकों की बात करूं तो बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और है आपका रामाज्ञा प्रश्न। ठीक, इसका आंसर मैंने क्या बताया? अवधि में नहीं है तो ब्रज भाषा में, तो ब्रज भाषा में सारी है। इसमें से एक दे रखा था आपका कृष्ण गीतावली। ठीक है, इसमें से आपका दे रखा था आपका विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 14 क्वेश्चन है कि असंगत कथन का चयन करना है, गलत बताना है। इनकी भाषाएं दे रखी हैं, इसमें से आपको गलत का चयन करना है। ठीक है,
मीराबाई राजस्थानी, बिल्कुल ठीक है। सूरदास अवधी भाषा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सूरदास जी की जो भाषा थी वो क्या थी भाई, ब्रज भाषा, है ना। ब्रज भाषा को शिखर पर पहुंचाने में जो प्रमुख योगदान है सूरदास जी का, ये बाकी इनकी ठीक है, बस खान जी की भी आपकी क्या है, ठीक है, ठीक है। 14 का क्या हो जाएगा आंसर, दूसरा वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा एक दृश्य माध्यम नहीं है, दृश्य माध्यम नहीं है, ठीक। तो दृश्य माध्यम जो नहीं है वो इसमें हो जाएगा आपका क्या, रेडियो, है ना। इसमें आपके दृश्य नहीं दिखते हैं, खाली श्रव्य है, सुनाई देता है, तो यह होगा श्रव्य माध्यम के प्रकार में, श्रव्य माध्यम के प्रकार में। बाकी दूरदर्शन द्रव्य श्रव्य दोनों है, कंप्यूटर भी द्रव्य श्रव्य दोनों है, ईमेल भी आपका दोनों प्रकार से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रारूप लेखन, प्रारूप लेखन के संबंध में नीचे कुछ तथ्य दिए गए, इसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। गलत तथ्य का चयन करना है। पहला है भाषा का रूप स्थिर और निश्चित होना चाहिए, स्थिर और निश्चित, बिल्कुल पहली आपकी विशेषता, बिल्कुल ठीक। इसका प्रयोग सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में होता है, ये भी ठीक है। थर्ड, प्रारूप लेखन से संबंधित अधिकारी का अधिक समय खर्च होता है, अधिक समय खर्च नहीं होता, सीमित खर्च होता है समय। सभी तथ्य असत्य है, ये तो आपका सभी गलत नहीं है, क्योंकि खाली आपका थर्ड वाला गलत है, ठीक है, थर्ड वाला गलत है। बाकी 16 में आपको बता दो, 16 में इसे प्रारूप लेखन को मसौदा लेखन भी कहते हैं, मसौदा लेखन भी कहते हैं, आलेखन भी कहते हैं, आलेखन नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आपका प्रारूपण भी कहा जाता है, प्रालेखन भी कहा जाता है, प्रालेखन, और इंग्लिश में इसको जो है ड्राफ्टिंग नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ड्राफ्टिंग नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 17, ठीक। 17 है कि प्रतिवेदन, रिपोर्ट की बात कर रहा है, प्रतिवेदन की विशेषताओं में शामिल नहीं है, प्रतिवेदन की विशेषताओं में शामिल नहीं है, ठीक। पहला है एक विषय पर पूरी तरह से केंद्रित होता है, बिल्कुल ठीक है ना, एक विषय पर ही केंद्रित होता है, उसके बाद रिपोर्ट बनती है। सेकंड, यह मात्र औपचारिक शैली का होता है, औपचारिक गलत है, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी होता है, ठीक है। थर्ड, ये भी ठीक है आपका, तथ्य प्रामाणिकता का पुट होना चाहिए, बिल्कुल प्रमाण के आधार पर ही तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, तभी रिपोर्ट वो एक तरह से मान्य होती है। पूर्णतः निष्पक्ष होती है ना, बिल्कुल, वाद विवादों से दूर निष्पक्ष होती है इसकी शैली, और तटस्थ विवेचन पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें जो आपके अधिकारी वगैरह होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन्हीं बातों को लेकर के जो उस विषय से संबंधित जो पूरी तरह से सत्य होती है ना। तो इसमें आपका गलत बताना है, वो गलत है आपका सेकंड वाला। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 कि किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है, कर्म कारक नहीं है, कारकों से क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। कर्म कारक, तो कर्म कारक जो नहीं है वो आपका पहले वाले में नहीं है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, ग्वाला गाय दूता है, कर्म के रूप में गाय आ रहा है, ठीक है। माँ बच्चे को सुलाती है, किसको सुलाती है, बच्चे को, कर्म कारक है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, किसको बुलाया, ब्राह्मण को, कर्म कारक है। इसमें आपका कर्म कारक नहीं है पहले वाले में, ठीक है, क्योंकि इसमें कौन सा भाई, कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है कि नरक विशेष से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बना है ना, ये आपका विशेष्य है। तो कौन सा विशेषण बना इस शब्द से, इस संज्ञा शब्द से, नारकीय, नागरिक, नाटकीय या निंदनीय, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका नारकीय, ठीक है, नारकीय इसका हो जाएगा विशेषण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर आपका 20, ठीक, 20 है कि समानाधिकरण और व्याधिकरण, समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं, है ना, किसके भेद हैं, निपात, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक। इसका आंसर है आपका सेकंड वाला, समुच्चय बोधक के, समुच्चय बोधक को जिसको इंग्लिश में आप क्या किस नाम से जानते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। संबंध बोधक होता है आपका कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन। बाकी ये आपको पता ही है, आपका अभिकारी शब्दों के भेद में आता है, अभिकारी शब्दों के भेद में आता है। और अभिकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका समुच्चय बोधक हो जाएगा, दूसरा क्रिया विशेषण हो जाएगा, तीसरा संबंध बोधक हो जाएगा, और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक, ठीक है, चौथा होता है विस्मयादि बोधक। कहीं कहीं 5वें प्रकार के रूप में निपात का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप 4 ही आंसर करेंगे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 21, ठीक है, 21 है कि नगदूण, पेपर का पूछा क्वेश्चन है, नगदूण क्या है ऐसा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दिया है, नगदूण जो है पर्वतीय औषधि वनस्पति है, ऐसी वनस्पति जिनसे औषधि का निर्माण होता है, मुख्य रूप से किस जनपद में पाई जाती है, उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, आपका टिहरी में, है ना। तो इसका जो आंसर है वो आपका उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी किसका, आपका पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़े, कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। कथन एक है कि कोटि बनान वास्तुकला भूकंप रोधी तकनीक पर आधारित होती है ना। इस प्रकार से भवनों का निर्माण किया जाता है जो भूकंप से एक तरह से पूरी तरह से प्रभावित नहीं होती है, बहुत ही कम प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, इस वास्तुकला का नामकरण
बड़कोट के कोठी गांव, कोठी के आधार पे रखा गया है ना, इसलिए इसका नाम कोठी बनाल है, इसलिए इसका नाम कोठी बनाल है। तो क्या होना चाहिए भाई, ए तथा आर दोनों सही और आर एक सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर आपका 22 का आपका सेकंड वाला, 22 का सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, ठीक 23 है कि उत्तराखंड विधान मंडल, उत्तराखंड विधान मंडल के अंदर क्या है भाई, है ना, खाली विधानसभा या विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद तो है ही नहीं उत्तराखंड में, आपको पता है ना, राज्यपाल भी होता है तो ये भी गलत है, राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद तो है ही नहीं, है ना, एक सदनात्मक विधानसभा है हमारे यहाँ की। तो जो इसका आंसर है वो आपका राज्यपाल और विधानसभा। अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि वर्तमान में किन राज्यों के पास आपकी विधान परिषद है ना, विधान परिषद है, वो कौन कौन से 6 राज्य आपके, 6 राज्य आपके कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, यूपी और बिहार, ठीक है, कौन कौन से 6 हो गए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 आपके राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, ठीक है, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांश के विषय में सत्य कथन को आपको चुनना है। पहला है सदाबहार वृक्ष है, बिल्कुल ठीक, इस वृक्ष की ऊंचाई जो है आपका 20 से 25 फीट तक होती है, 20 से 25 फीट, ये भी आपका ठीक है। थर्ड, यह कठोर लकड़ी का वृक्ष है, बिल्कुल ठीक है, इसका प्रयोग जो है कुछ इमारती चीजें बनाने के लिए भी किया जाता है। चौथा, यह पर्वतीय मैदान क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगता है, यह गलत है ना, मुख्य रूप से ये विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि मुख्य रूप से विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र का आपका जो आपका पेड़ का प्रकार है, वृक्ष का प्रकार है, मैदान में आपका नहीं उगता है या ना कर बराबर उगता है बिल्कुल ही। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, तो इसमें आपको सही बताना था 1 2 3, सी वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और फैक्ट भी है, अगर बुरांश की बात करें, ऊंचाई 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे उगता है, और वनस्पति नाम अगर पूछे इसका कभी वनस्पति नाम, तो वो आपका रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है ना। कुल की बात करें तो इसका जो कुल है वो आपका एरिकेसी, क्या है, एरिकेसी, और ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प, ठीक, और हिमाचल और नागालैंड का ये आपका राज्य पुष्प है, ठीक है, राज्य पुष्प है। एक 11,000 फीट की ऊंचाई पे और 11,000 फीट की ऊंचाई पे जो आपके सफेद रंग के बुरांश देखने को आपको मिलते हैं, सफेद रंग के बुरांश, और इसके जो खिलने का टाइम है वो आपका फरवरी से अप्रैल, है ना। एक पॉइंट इसमें और है कि वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत जो है इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, ठीक है, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, ठीक है। बाकी इसका आंसर मैंने आपको बताया क्या है, सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था। सुंदरलाल बहुगुण, गोविंद वल्लभ, ठाकुर किशन सिंह या महावीर त्यागी। तो इसका जो आंसर है वो आपका सुंदरलाल बहुगुण है ना, जो पर्यावरण प्रेमी थे और चिपको आंदोलन को एक तरह से शिखर पर पहुंचाने में इनका प्रमुख रूप से योगदान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या है, तो 26 है कि अंग्रेजों और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय जब इन दोनों के बीच जो एक तरह से टकराव का प्रारंभ हुआ था, तो नेपाल में डोटी में वहां का प्रधानमंत्री आपका कौन था। तो जब भी प्रधानमंत्री की बात आती है तो एक व्यक्ति का नाम हम सुनते ही है, जब भी इतिहास हम पढ़ते हैं तो उनका नाम है भीमसेन थापा, है ना। अमर सिंह थापा सेनापति है, हर्षिल चौधरी ये भी सेनापति हैं, रण बहादुर शाह के चाचा के रूप में जाने जाते हैं, और अशोक चल वो था जो 12वीं शताब्दी में उत्तराखंड पर एक तरह से आगमन करने आया था, है ना। कब आया था, 1191 में दुलू प्रदेश पश्चिमी नेपाल से, ठीक। अगर बात करें 1790 में जब नेपालियों ने कुमाऊं पर उत्तराखंड पर अटैक किया था, तो यहाँ पे नेपाल में राजा कौन था भाई, रण बहादुर शाह, ठीक, रण बहादुर शाह। अगर बात करें 1804 की, जब इन्होंने जो है गढ़वाल पर अटैक किया था, है ना, भूकंप आया था 1803 में, उसके बाद अटैक किया था, तो इस समय आपका नेपाल का राजा कौन है, अगर ये पूछता है आपसे तो वो हो जाएंगे आपके विक्रम शाह, ठीक है, विक्रम शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 27 है कि किस स्थान का प्राचीन नाम वैसानक भी मिलता है या वैशानक तीर्थ है ना, तीर्थ है। जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, राणा चट्टी आपका कोई नहीं, तो आंसर आपका हनुमान चट्टी, ठीक है, हनुमान चट्टी। ये तीनों जो आपके उत्तरकाशी के क्षेत्र है, बस इसका आंसर आपका हनुमान चट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले को स्वच्छ बनाने के लिए लोटा कानून बनाया गया था। इसके निरीक्षण के लिए और इसके तहत बरकंदाज
बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, है ना। तो अल्मोड़ा है, चमोली, बागेश्वर है आपका चंपावत। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, आंसर है आपका अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने के लिए कानून आया था, इसको लोटा कानून कहते हैं। इस कानून के तहत कोई व्यक्ति खुले में एक तरह से शौचालय में नहीं बैठ सकता था, है ना। शहर को स्वच्छ करने के उद्देश्य से कानून आया था, और इसके लिए इस कानून का सही तरह से इंप्लीमेंट होता रहे, तो उसके लिए जो अधिकारी था, प्रमुख अधिकारी, उसका नाम था बरकंदा, ठीक। तो ये अल्मोड़ा से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 नदियों से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है भाई। कथनों को पढ़ें। पहला ऑप्शन दे रखा है कि रामचरितमानस में मानस नंदिनी को क्या कहा है, सरयू, बिल्कुल ठीक। जला उपजला पूर्वी नहर पश्चिमी नहर का नाम है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जला जो उपजला नाम है, किसका नाम है भाई, रुपिन और सुपिन का। जला कहते हैं रुपिन को, और आपका उपजला कहते हैं सुपिन को, ठीक, सुपिन को। थर्ड, पुरोला घाटी की जीवन रेखा कमल नदी, बिल्कुल ठीक है, उत्तरकाशी की कमल नदी, और जिसका उद्गम उत्तरकाशी कमलेश्वर मंदिर के निकट से होता है, ठीक है। और ये कमल नदी जो आपकी यमुना की सहायक नदी है, और जो नौगांव में मिल जाती है, कमल नदी है, और ये आपकी यमुना, नौगांव उत्तरकाशी मिल जाती है। चौथा, अच्छी सेवक लेकिन बुरी मालकिन दाबका को कहते हैं, दाबका को कहते हैं, जो नैनीताल के गर्म पानी से निकलती है और उधम सिंह नगर के बाजपुर से बाहर होती है, ठीक। तो इसमें आपको बताना था, सही बताना है, ठीक है, सही बताना है। तो सेकंड गलत है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा बिल्कुल ठीक है, पहला, तीसरा, चौथा। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ठीक है, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्वेश्चन है कि काली नदी जो उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है ना, सबसे पूर्वी नदी है, काली नदी के तट पर स्थित स्थानों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम है वो होना चाहिए आपका कौन सा, ये वाला। पहला गुंजी आएगा, फिर खेल आता है, फिर धारचूला आएगा, फिर आएगा आपका जौल जी, ठीक है। तो 30 का आंसर क्या आपका सी, ठीक। अगर काली के बारे में बात करूं, काली का उद्गम बात करूं, काला पानी व्यास आश्रम, और जो दर्रा है, अगर किस दर्रे के निकट से निकलती है नदी, तो लेपुल एक दर्रा हो जाएगा, है ना। और कहीं कहीं इसका उद्गम जो आपका मिलम ग्लेशियर भी मिलता है, मिलम ग्लेशियर के नाम से भी मिलता है। और उत्तराखंड की सबसे पूर्वी नदी है, और नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर, ठीक है, नेपाल और उत्तराखंड का आपका बॉर्डर बनाने वाली नदी है, ठीक। और इस नदी में जाना कहते हैं कि मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। अगर इसकी सबसे लंबी सहायक नदी पूछता है, तो वो आपकी गौरी गंगा है। कौन सी है, गौरी गंगा है, जो आपका मिलम ग्लेशियर से निकलती है और जॉर्ज झील में काली मिल जाती है। अगर इसको सबसे ज्यादा जल राशि देने वाली नदी की बात है, सबसे ज्यादा जल लेके आती है और काली में मिल जाती है, तो वो आपकी है कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू, ठीक है। और अंतिम सहायक नदी की अगर बात करें, अंतिम सहायक नदी की बात करें, तो वो होती है आपकी लधिया, ठीक है, लधिया, जो गजार से निकलती है और चूका चंपावत में काली में मिल जाती है, ठीक। बाकी इसका आंसर मैंने बताया आपको थर्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित सामने दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वन आंदोलन दे रखे हैं, सामने दे रखे हैं कि भाई किसने नेतृत्व किया है, ठीक है। तो अगर बात करें किसकी, रक्षा सूत्र आंदोलन की, तो वो आपका सुरेश भाई ने किया है, ठीक है, सुरेश भाई ने। तो और डूंगा पेंतोले आंदोलन मथुरा देवी है। छपटो छीनो आंदोलन तो वो हो जाएगा आपका गोविंद सिंह रावत। और मैती आंदोलन जो ग्वालदम चमोली का है, वो है आपके कल्याण सिंह रावत। तो क्या हो रहा है मैच, 4-3-2-1, 4-3-2-1, आंसर है आपका बी वाला, ठीक है, 4-3-2-1। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। 32 है कि भाई किस एक क्षेत्र को बिलारी, दरऊ और किलपुरी के नाम से भी जाना जाता है ना, बिलारी, दरऊ और किलपुरी, चारों आपके तराई के क्षेत्र है, उधम सिंह नगर के क्षेत्र हैं। तो जो इसका आंसर है वो आपका किच्छा है, ठीक है, किच्छा। अगर किच्छा के बारे में कुछ एक दो फैक्ट और बात करें, तो किच्छा जो है आपका वो गौला नदी के किनारे है, ठीक है, गौला नदी के किनारे है, ठीक है। काशीपुर की बात करें, तो काशीपुर जो है आपका ढेला नदी के किनारे है, और उधम सिंह नगर के पश्चिमी छोर में ये आता है, ठीक। और ढेला किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी राम गंगा की। बाजपुर की बात करें, तो 2 नदियां आती हैं, जो जिस नदी के तट पे आपका ये है, एक तो ध्युमा है, ठीक है, और एक आता है आपका दाबका नदी, ठीक है, दाबका नदी, ठीक है, जो नैनीताल की नदी है। खटीमा की बात करें, ये उधम सिंह नगर के पूर्वी छोर पर आता है, और ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक है, ठीक है, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी ब्लॉक। कुल आपको पता है 95 ब्लॉक है, और सबसे ज्यादा ब्लॉक आपको पता है किस जिले में भाई, पौड़ी में है, ठीक है, पौड़ी में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में विवेचना कर सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प छांटना है। पहला है कथन, उत्तराखंड राज्य के उत्तर पूर्व क्षेत्र में उत्तरी पिथौरागढ़ में वृश्चिक छाया क्षेत्र बनता है ना, वृश्चिक छाया क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। सेकंड, राज्य में वर्षा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों से होती है ना,
पश्चिम से पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली वर्षा से होती है, इसलिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है आपका पिथौरागढ़ में विशिष्ट क्षेत्र बनता है। तो दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है ना, दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है, सी वाला। इसके साथ एक दो फैक्ट और याद रखेंगे कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, वो नरेंद्र नगर में होती है, और नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नरेंद्र नगर के बाद है देहरादून का मसूरी के आसपास वाला क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर ये पूछे कि कुमाऊं का चेरापूंजी किसको कहते हैं, तो कुमाऊं का चेरापूंजी कहते हैं चंपावत में एक स्थान है, इसका नाम है सूखी ढांग, ठीक है, सूखी ढांग, उसको कहते हैं कुमाऊं का चेरापूंजी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस वन आंदोलन की उग्रता को देखते हुए संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद करना पड़ा। बहुत ही भयावह, बहुत ज्यादा लोग शामिल थे, बहुत ही भयंकर विरोध इसमें हुआ था, पहली बार उत्तराखंड को बंद करना पड़ा था। तो कौन सा आपका आंदोलन है ना, तो जो आंदोलन है वो है आपका 1977 वाला, 1977 का वन आंदोलन, ठीक है, वन आंदोलन। लटेरी बांध की बढ़ाने की ऊंचाई में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैती आंदोलन एक तरह से पर्यावरण के हित में है, इसके बढ़ने के लिए क्या ये आंदोलन होगा, बल्कि सपोर्ट के लोग आएंगे। रवाई आंदोलन जो आपको पता है टिहरी में हुआ था 30 मई 1930 को, 30 मई 1930 को हुआ था रवाई कांड, है ना, ठीक है। रवाई कांड के बारे में तो पॉइंट है कि इस आंदोलन का एक तरह से नेतृत्व करता, मतलब ये आंदोलन क्यों हुआ था, गोलियां किसने चलाई थी, तो नाम है आपका चक्रधर जुयार, जिसे टिहरी का जन डायर भी कहते हैं, और इस आंदोलन को टिहरी का जलेवाला कांड भी कहते हैं, ठीक है, टिहरी का जलेवाला कांड भी कहते हैं। मैती आंदोलन कहां से शुरू हुआ था आपका, ग्वालदम चमोली से, ठीक है। और मैती आंदोलन के जनक यहाँ पे कल्याण सिंह रावत, या नेतृत्वकर्ता कौन है, कल्याण सिंह रावत, ठीक है। बाकी टिहरी बांध के विरोध में आपको पता ही है, सबसे पहले विरोध कमलेंदुमती शाह ने किया था, जो नरेश शाह की आपकी पत्नी थी, है ना। सुंदरलाल भंवर ने जो है यात्रा भी संपन्न की थी इसके विरोध में। बहुत सारे फैक्ट हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 35 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का सेल खड़ी उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है, सेल खड़ी, चंपावत, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल। तो जो प्रमुख उत्पादक जिला है वो आपका हो जाएगा कौन सा वाला, पौड़ी वाला, ठीक है। 34 का हो जाएगा आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता, की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पुरुष साक्षर है भाई वो रुद्रप्रयाग में है, और सबसे कम जो पुरुष साक्षरता है वो आपका है हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में। अगर सबसे अधिक महिला साक्षरता की बात करें, सबसे अधिक तो महिला साक्षर है वो देहरादून में, राजधानी में, और सबसे कम महिला साक्षरता की बात होगी तो वो आपको कौन सा भाई, पर्वतीय आपका जिला है उत्तरकाशी, ठीक, उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 37 क्या है, 37 है कि 1962 में चीन युद्ध से पूर्व भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में, आपको पता होगा। चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से पार करते थे, है ना। जब युद्ध हुआ तो उसके बाद उस मार्ग पर चीन का अधिकार हो गया था और व्यापार बंद करना पड़ता। तो कौन सी जनजाति है, तो व्यापारी जनजाति के रूप में जो जानी जाती है वो आपकी है भोटिया जनजाति, है ना। तो आपको पता है भोटिया जनजाति जो है उत्तरकाशी में और आपका चमोली में और मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में निवास करती है। उत्तरकाशी की बात करें तो जाड़ भोटिया कहते हैं इनको। चमोली की बात करें तो मार्शा तोलछा के नाम से जानते हैं इनको, मार्शा तोलछा के नाम से इनको जाना जाता है। और पिथौरागढ़ में बात करें तो इनको कहते हैं आपका जोहारी और शौका, क्या कहते हैं, जोहारी और शौका, ठीक। 37 का आपका थर्ड वाला, ठीक है, 37 का थर्ड। बाकी इनके बारे में कुछ और मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। भोटिया की ही बात करें, पहले चलो राजी देख लेते हैं, राजी की बात है। राजी मुख्य रूप से पिथौरागढ़ में निवास करती है, ठीक है। इनको बनरौत भी कहते हैं, अधिकांश वनों में ही रहती है, ठीक है। कास्ट कला में निपुण है, लकड़ी का सामान बनाने में कास्ट कला हो जाएगा। और अपने आवास को जो है रौतुड़ा के नाम से कहते हैं, रौतुड़ा इनके आवास को कहा जाता है, तो आवास होता है इनका, है ना। मूक और अदृश्य विनिमय, व्यापार करने की प्रथा है, मूक और अदृश्य विनिमय, ठीक है। रिंग डांस, थड़े के समान एक रिंग डांस होता है इनका, रिंग डांस भी है इनका, ठीक है। और इनके देवताओं की अगर बात करें, देवता मुख्य रूप से कौन कौन से, बागनाथ, गणनाथ, बागनाथ हो जाएंगे, गणनाथ हो जाएंगे, ठीक है। मल्लिकार्जुन, चुरमल, सैम, है ना। और त्योहार जो है मुख्य रूप से दो हैं एक तरह से, कर्क और मकर संक्रांति, ठीक है। अगर भूटिया बोक्सा की बात करें तो मुख्य रूप से आपका उधम सिंह नगर में है ना, बैठाण विवाह,
एक बैठाण विवाह होता है इनका। अगर इनके देवताओं की बात करें, बोक्साओं के देवताओं की बात करें, चामुंडा देवी, चामुंडा देवी, साकरिया देवता, साकरिया देवता, राम खेड़ी देवी, ग्राम खेड़ी देवी, भूमसेन देवता और त्योहार। अगर बुक्सक जाति के त्योहार आपसे पूछे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है इनका, जो आपका चैती है ना, चैती त्योहार है ना। होंगड़, होंगड़, गोटरे, गोटरे भी है, ढलिया, मोरो, ढलिया भी है और मोरो भी है। भोटे की बात करें तो आपका मुख्य रूप से आपका पिथौरागढ़ में है ना। ऋतु प्रवास इनका किया जाता है, इनके द्वारा ऋतु प्रवास होता है, ऋतु प्रवास होता है, ठीक है। बात करें इनके देवता की, भूमियाल, ग्वाला देवता नंदा देवी, बैग रैम चैम, घंटा घन साई, साई सिधवा विधवा, सिधवा विधवा, पहला घूरमा, पहला घूरमा। और एक होता है 12 वर्ष में इनका कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव, ठीक। अगर थारू की बात करें तो थारू मुख्य रूप से आपका उधम सिंह नगर की है ना। इसे मलेरिया प्रूफ मानव भी कहते हैं इनको, मलेरिया प्रूफ मानव, मलेरिया प्रूफ मानव। दिखनौरी की प्रथा होती है इनकी, सगाई, इनको सगाई कहते हैं, दिखनौरी की प्रथा। की सगाई, इनका जो नृत्य होता है वो होता है झूमड़ा, ठीक है, झूमड़ा इनका नृत्य गीत है। लहचारी भी इनका नृत्य है, लहचारी, लहचारी भी इनका क्या है, नृत्य है। उजलिया अनेरी होली, उजलिया अनेरी होली। और महाराणा प्रताप के वंशज इनको कहा जाता है, महाराणा प्रताप के वंशज ये कहलाते हैं, है ना। बाकी बहुत सारे इसके फैक्ट हैं, सब कुछ तो लिखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिख दिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है तो मैंने बोला भी है ना। उसको आप दोबारा से इसको सुन भी सकते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना है जिसको वो ले सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38, 38 है कि 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना भाई किसने की थी, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना, ठीक है। तो वो की थी आपका मुंशी लालता प्रसाद, मुंशी लालता प्रसाद ने, ठीक। अगर बात करें कुछ रेलवे निर्माण की, अगर 1884 की बात करें तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन में पहली ट्रेन लखनऊ से आई थी, स्टेशन में पहली ट्रेन लखनऊ से आई, पहली ट्रेन लखनऊ से आपकी आई, ठीक है। 1884, 1884, ठीक है। 1884 का अगला पॉइंट है कि रामपुर से काठगोदाम, रामपुर यूपी से काठगोदाम जो है रेल लाइन कार्यरत, रेल लाइन, रेल लाइन कार्यरत, ठीक है। 1896 में क्या होता भाई, 1896 में होता हरिद्वार जिले को लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया, हरिद्वार जिले को लक्सर जंक्शन से जोड़ा गया, जोड़ा गया, ठीक। फिर आपका 1890 से 97 नजीबाबाद से कोटद्वार, नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेल लाइन बिछी, ठीक है, रेल लाइन आपकी बिछी। अगले क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो आपका रेल मार्ग है, रेल मार्ग की योजना सर्वप्रथम किसने बनाई थी, तो वो थे आपके J.M. क्ले। कौन थे, J.M. क्ले, ठीक, J.M. क्ले। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 39, ठीक है। 39 में मौला राम से संबंधित है, जो आपका बहुत ही फेमस चित्रकार है उत्तराखंड का, ठीक है। मौला राम तोमर 1743 से 1833 इनका शासन को सर्वाधिक संरक्षण जो है देने वाले पंवार राजा आपके कौन थे? प्रदीप शाह, ललित शाह, या आपका जय कीर्ति शाह, या आपका प्रदुम शाह, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका जय कीर्ति शाह, ठीक है, जय कीर्ति शाह है। मौला राम से संबंधित कुछ और फैक्ट हम देखेंगे। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो श्रीनगर दुर्दशा इनकी रचना है भाई। मनमत सागर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनमत सागर, ऋतुवर्णन, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद, गढ़गीता संग्राम, आपका नाटक, ठीक है। गढ़गीता संग्राम हो जाएगा। गढ़राज वंश, और गढ़राज वंश जो आपका ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है, ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना, ठीक है। गढ़राज आपका, ठीक है, इसमें हो गया आपका कौन सा? गढ़राज वंश, ठीक है। अगर बात करें मयंक मुखी, एक फैक्ट है आपका मयंक मुखी। तो मयंक मुखी इनका जो है प्रौढ़ काल का चित्र है, ठीक है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा था प्रौढ़ काल का, बाद की अवस्था का है, प्रौढ़ काल का आपका चित्र है, ठीक है। और जो मोर प्रिया है, प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, मोर प्रिया, तो ये आपका प्रारंभिक अवस्था का चित्र, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। अगर इनकी बात करें कि चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है, इनके चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है, तो वो है आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल, और जिन्होंने बुक लिखी थी गढ़वाल पेंटिंग्स, जो 1968-9 में आपकी प्रकाशित हुई है, ठीक है, ठीक है। चलिए, मैंने आपको ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे बताए, इनकी रचना से संबंधित फैक्ट बता दिए, और इनका जो चित्र है मयंक मुखी प्रौढ़ काल का है, मोर प्रिया प्रारंभिक अवस्था का है, और इनके चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय बैरिस्टर मुकुंदी लाल को है ना। और इनकी बुक का नाम क्या था? गढ़वाल पेंटिंग्स, जो 1968-69 में आपकी प्रकाशित हुई, ठीक है। ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है 40, ठीक है, 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, असंगत कथन का आपको चयन करना है, असंगत गलत बताना है। पहला है, मायके की याद में गाया जाने वाला गीत खुदेड़ है। बिल्कुल खुदेड़ ही है। आपको पता है कि पहले के समय में लड़कियों की शादी जो है बचपन में ही हो जाती थी, तो जब वो ससुराल जाती थी तो उनको घर की याद आती थी, है ना, घर की याद आती थी। कहीं कहीं प्रताड़ित भी किया जाता था एक तरह से लड़की को, जो आपकी बच्ची होती थी, तो खुदेड़ गीतों गाती थी। अगला है, प्रिय मिलन की आस वाला गीत चौमासा। बिल्कुल ठीक है, 4 मासों की गतिविधि का एक तरह से मौसम का वर्णन होता है इसमें, है ना, चौमासा की बात हो रही है। अगला है, प्रेमी द्वारा मेलों में हुड़के की धुन पर किया जाने वाला गीत जागर। तो जागर कोई मेलों में नहीं होता, जागर तो एक तरह से पुराने गीत है ना, धार्मिक संबंधी गीत है, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा, तर्क प्रधान नृत्य गीत, वो आपका बैर है, ये आपका बिल्कुल ठीक है, गलत है आपका थर्ड वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्वेश्चन है कि उत्तरकाशी का प्रसिद्ध मेला जो धनुष बाण से रोमांचकारी युद्ध के लिए आपका जाना जाता है, ठीक है। माघ बिस्सू चैती आपका दंगल, तो वो आपका जो मेला है वो आपका कौन सा भाई? बिस्सू मेला है। तो 41 का आपका है सेकंड वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 है, पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख व्यंजनों का सही मिलान कीजिए, है ना, सही मिलान कीजिए। तो अगर सावा की बात करें, सावा, तो सावा हो रहा है जंगोरा की खीर, ठीक है, जंगोरा की खीर। खिचवाणी आपकी आलू को पीसकर बना साग, ठीक। च्यू है आपका मशरूम की सब्जी, सिंगल की बात करें तो सिंगल है आपका, सिंगल है चावल की जलेबी, ठीक। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 आपका पहले वाले में आ रहा है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो आपका है 43। तो 43 क्वेश्चन है कि अवतार सिंह पवार जो टेरी निवासी है, जो आपके टेरी के निवासी हैं, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की, किस क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है? राजनीति में राजनेता है, या चित्र बनाने के आपके महाकार,
या चित्र बनाने के लिए जानकार हैं आप, या समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर है आपका, वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। तो जो अवतार सिंह पवार है वो है आपके चित्रकार, ठीक है। 43 का आपका क्या है, सेकंड वाला, 43 का सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका है 44। 44 खस परिया बोली मुख्य रूप से राज्य के किस जिले में बोली जाती है? खस परिया, ठीक है, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर या चमोली। तो इसका आंसर आपका क्या है, अल्मोड़ा है, ठीक है। 44 का सेकंड वाला अल्मोड़ा। बाकी अगर धनपुरिया बोले की बात करें, धनपुरिया तो ये आपकी बागेश्वर की है, बागेश्वर की है, ठीक है। रच भैंसी की बात करें, रच भैंसी आपकी नैनीताल की है। सौरियाली, सौरियाली आपकी सौर क्षेत्र की हो जाएगी, और सौर क्षेत्र आपको पता है कहाँ पे भाई, पिथौरागढ़ में, ठीक है। सौर क्षेत्र आपका पिथौरागढ़ में। अस्कोटी, अस्कोटी आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। कुमैया, कुमैया या कुमाई, ये आपकी है चंपावत की। गोरखाली, ये आपकी नेपाल से लगे क्षेत्र जो कुमाऊं के वहां पे, ठीक है। नेपाल से लगे क्षेत्र कुमाऊं के, नेपाल से लगे कुमाऊं के आपके क्षेत्र। एक होता है, एक आती है आपकी मज कुमैया, मज कुमैया, ये गढ़वाल कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्र है ना, गढ़वाल कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्र है, गढ़वाल कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में। गढ़वाली कुमाऊनी का आपका मेला जुला आपका रूप ही कहलाता है। रंग लू, रंग लू पिथौरागढ़ के दारमा और व्यास घाटी में, पिथौरागढ़ के दारमा और व्यास घाटी में आपकी रंग लू, ठीक है। ये कुछ अन्य भाषाएं मैंने आपकी लिखी है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 45। क्वेश्चन है कि मूर्ति या भोजनीय आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक, कान, हाथ या आपका कमर में। तो इसका आंसर है आपका कान, ठीक है, कान। इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। कमर में, कमर के जो आभूषण हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आता है तगड़ी या गर्दन, तगड़ी और कर धनी, ठीक है। एक आता है अतरदान या इत्रदान, अतरदान या इत्रदान, ठीक है। अगर बात करें कंधों पर, कंधों पर एक आता है आपका स्यूण सांगल, स्यूण सांगल, ठीक है। कान, बात करें कान की, मूर्खली, तुग्यल, गोरख, मुनाड़, गोरख आता है, एक मुनाड़ आता है। अगर बात करें नाक की, तो नाक में कौन कौन से पहने आते हैं? नाक में इंपॉर्टेंट आता है बुलांग, बुलांग आता है, फूली आता है, एक बीड़ भी आता है, ठीक है, बीड़ भी आता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगर बात करें गला, तो गले में है रामनवमी, रामनवमी जिसको आपका गुलबंद भी कहते हैं, गुलबंद, चरियों, हमेल, एक है झुपिया, झुपिया, और एक आता है आपका सुतुआ, सुतुआ, ठीक है, सुतुआ। सारे इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हाथ की, धागुली, धागुली, पौछी, ठोक, हिरौदा, सुआ, मुनड़ी, सुआ, मुनड़ी, है ना। तो ये सारे जो आभूषण हैं, कमर, कंधे, कान, नाक, गला और आपका हाथ, तो सारे आभूषण मैंने यहाँ पे लिखे, ठीक। चलो इसका आंसर मैं बता आपको सेकंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। 46 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कर सामने दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना, ठीक है। बनवाओं की बात करें तो बनों में रहने वाली जनजाति आपको पता है सालीपुरी, सालीपुरी आभूषणों को कहा जाता है, वो होती है आपकी मोटे जनजाति में आभूषणों को कहते हैं सालीपुरी, ठीक। पत्तेबाजी नहीं थे, जौनसारी हो जाएगा। और बात कट्टी जो व्यवस्था है वो हमारी थागू, ठीक है। तो ये आंसर हो रहा है 3 3 1 2 4, 3 1 2 4, आंसर है आपका सी वाला, 3 1 2 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 आपका 47 कि यशोधर मठपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है भाई, कौन सी है, ठीक है। यशोधर मठपाल, तो ये हमारे मध्य हिमालय की कला, ठीक है, मध्य हिमालय की आपका कला, ठीक। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 48। 48 के शैलेश मटियाने से संबंधित कथनों और विचार करके सत्य कथनों का आपका चयन करना है, ठीक है। पहला इसका जन्म, पहला इनका जन्म जो है 1930 में अल्मोड़ा में, बिल्कुल ठीक। सेकंड,
इनका जो प्रथम उपन्यास था बोरीवली से बोरी बंदर, है ना, ये भी ठीक है। मुठभेड़ उपन्यास जो है इनका, मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना, ये भी आपका ठीक है। तो 1 2 3 चौथा आंसर हो जाएगा इसका। बाकी इसके और कुछ फैक्ट अगर देखें, अगर शैलेश मटियानी जी का अगर मूल नाम पूछे आपसे, मूल नाम, तो वो था आपका रमेश सिंह मटियानी, रमेश सिंह मटियानी, रमेश सिंह आपकी मटियानी, ठीक है। रचनाओं की बात करें, रचना की बात करें तो क्या क्या है, जनपक्ष, एक तो उपन्यास की अगर बात करें, कबूतर खाना, कबूतर खाना, एक मूठ सरसों, एक मूठ सरसों, ठीक है। भागे हुए लोग, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, उगते सूरज की किरण, रामकली, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर, मुठभेड़ और चंद औरतों का शहर, चंद औरतों का शहर, ठीक। इनकी 2 पत्रिका है भाई, एक पत्रिका का नाम है आपका विकल्प, ठीक है, एक पत्रिका विकल्प है और एक पत्रिका आपका जनपक्ष, ठीक, जनपक्ष। तो पत्रिका इनकी 2 विकल्प और जनपक्ष। मूल नाम मैंने बताया रमेश सिंह मटियानी, बाकी रचनाएं ये जो हमने आपकी लिखी हैं, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर था आपका चौथा वाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 49 49 है कि उत्तरकाशी की यमुना घाटी, उत्तरकाशी में यमुना बहती है, तो यमुना घाटी में चकबंदी, चकबंदी के प्रणेता के रूप में कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं? राजेंद्र जी हैं, गणेश सिंह गरीब, महावीर त्यागिया, विश्वेश्वर दत्त सगलानी, जिनको वृक्षमाला भी कहते हैं। तो आंसर आपका कौन सा भाई, पहला वाला, ठीक है, पहला वाला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है कि कालसी अभिलेख से संबंधित कथनों पर विचार करके सत्य कथनों वाले विकल्प का आपका चयन करना है, ठीक है। पहला, यह शिलालेख अमलावा नदी के किनारे है, अमलावा नदी, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इस लेख के अंत में 5 यमन राजा का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा भी था कि किस अभिलेख में जो है यमन राजा का उल्लेख मिलता है, तो वह कालसी वाला है। तीसरा, इसके खोजकर्ता जॉन फॉरेस्ट हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चौथा, यह अशोक का 13वें क्रम का 13वें नंबर का आपका शिलालेख है, तो 13वें नंबर का नहीं है भाई, तो नंबर है आपका 13वें, सॉरी 14वें क्रम का नहीं है, 14वें क्रम का शिलालेख नहीं है ना, 13वें क्रम का है, 13वें नंबर का है, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। सही है आपके 1 2 3, 1 2 3 का आपका सेकंड वाला, ठीक है, 1 2 3। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51, 51 है कि कत्यूरी शासन काल के विषय जिनको जिलों के नाम से संबोधित किया जाता है से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है, गलत आपको बताना है। पहला, कार्तिकेयपुर विषय, तो जोशीमठ चमोली से गोमती बागेश्वर के मध्य था, बिल्कुल ठीक। सेकंड, अंकरपुर विषय, जो अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपर का क्षेत्र था, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, ऐशाल विषय, जो भागीरथी तथा भिलंगना का मध्यवर्ती क्षेत्र है, ये आपका गलत हो जाएगा, भागीरथी और यमुना, ना कि भिलंगना, ठीक है, तो ये आपका गलत है। थर्ड वाला बताना था, गलत बताना है आपको, थर्ड होगा। अंतरंग विषय, ये आपका बिल्कुल ठीक है, भागीरथी अलकनंदा का मध्यवर्ती क्षेत्र। एक पांचवा भी था इसमें, मायापुर हाट वाला, पांचवा, तो पांचवा था आपका मायापुर हाट, हरिद्वार के निकट तराई भावर क्षेत्र, ठीक है, हरिद्वार के निकट तराई भावर क्षेत्र। तराई भावर क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 52, 52 क्वेश्चन है कि जोगामल शाह द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था, ठीक है, कब किया गया था। जोगामल शाह, मैं बता दूं आपको, कुमाऊं का पहला सूबा है। नेपालियों ने जब उत्तराखंड पर कुमाऊं पर अधिकार किया, तो कुमाऊं का जो पहला सूबा बनाया गया था, प्रमुख अधिकारी जो पहला बनाया गया था, वो बनाया था जोगामल शाह। तो भूमि बंदोबस्त किया था इसने, ठीक है, इसकी डेट है आपका 1791 92। अगर भूमि बंदोबस्त का नाम पूछता है तो उसका नाम है आपका माल गुजारी बाबत, माल गुजारी बाबत, ठीक है, बाबत। इसी के साथ गोरखों से पहले आपको पता है चंदों का शासनकाल रहा है। अगर चंदों में प्रथम बंदोबस्त करने वाला राजा पूछे तो वो है आपका कौन, रत्नचंद, ठीक है, भारती चंद का बेटा।
और इसके अधिकारी का नाम, बंदोबस्ती अधिकारी का नाम क्या था? जिंदा किताल, जिंदा किताल। ठीक, दूसरा चंद्र राजा पूछे अगर तो वो है हमारे कौन? रुद्रचंद। ठीक है, रुद्र चंद। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। पवन शासन काल में राज्याधिकारियों को दी गई अस्थायी भूमि क्या कहलाती है? अस्थायी है ना, ऐसी भूमि जो देके वापस राजा ले सकता है ना। और वो भूमि है आपकी राज्य अधिकारियों की बात हुई, ना कि कर्मचारी सैनिक कर्मचारियों की, तो वो है आपका जागीर। ठीक है, रौत क्या था? रौत सैनिकों को देय भूमि होती थी, तो सैनिकों की भीतर से प्रभावित होकर राजा इनको भूमि देता था, तो उसे कहते थे आपके रौत। एक होती थी मरौत या मरु रौत। जब सैनिक का निधन हो जाता था तो मृत सैनिकों के नाम जो भूमि की जाती थी उसको कहते थे मरौत। एक होता था मरौत जो मृत सैनिकों के नाम देगी भूमि होती थी। एक होता था विष्णु प्रीति या संकल्प प्रीति। संकल्प प्रीति, ठीक, ये मंदिरों और ब्राह्मणों और विद्वानों के नाम भूमि होती थी, विद्वानों के नाम देगी भूमि होती थी। और ऐसी भूमि संकल्प विष्णु प्रीति ये होती थी आपकी स्थायी, इस भूमि को देख के राजा वापस नहीं लेता था। ठीक है, जागीर भी आपकी अस्थायी थी, रौद मरौद भी अस्थायी, और ये विष्णु प्रीति संकल्प प्रीति स्थायी भूमि थी। ठीक है, चलिए 53 का आपका क्या बताया मैंने आंसर आपको? पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। 54 है पर्वतीय कुमाऊं के किस वैद को कविराज के नाम से जाना जाता था? कवि राज के नाम से संबोधित किया जाता है। रामदत्त पंत, भोलादत्त पांडे, अनूप सिंह या मोतीराम सनवाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका रामदत्त पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। संस्था का नाम दे रखा है और सामने दे रखा है गठन वर्ष। ठीक है, अगर गढ़वाल जागृत संस्था की बात करें, गढ़वाल जागृत संस्था, तो वो हुई थी आपकी स्थापना 1939। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 91। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट 1994 है। तो सी का तीसरा है कहीं, लेकिन एक का दूसरा नहीं कहीं, एक का दूसरा कहीं नहीं है ना, एक का दूसरा नहीं है कहीं, इसका मतलब इसका जो होना चाहिए पहले का दूसरा, 2 1 3 4, तो इसके सामने है। ठीक है, उत्तराखंड पीपल फ्रंट 94 और उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति 94। ठीक है, 94, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाला? पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 56 है उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन आपका कहाँ बनेगा? डीडी हाट पिथौरागढ़, सारे पिथौरागढ़ की, धारचूला, मुंशियारी या अस्कोट। तो वो है आपका डीडी हाट। ठीक है, डीडी हाट। ठीक है, चलिए करंट के क्वेश्चन है तो है ना, आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन है 56 है उत्तराखंड उच्च न्यायालय से संबंधित असंगत कथन का चयन करना है, गलत आपको बताना है। पहला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का स्थापना 9 नवंबर 2000 राज्य स्थापना दिवस वही तिथि है, सही है। 1897 में एंटोनी मैकडॉल ने भवन का निर्माण कराया, ये भी आपका ठीक है ना, निर्माण प्रारंभ करवाया था और 1900 में जाकर पूर्ण हुआ था। यहाँ पे न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 10 है, ये आपका गलत है। टोटल आपके कितने हैं? आपके 11 हैं, 9 न्यायाधीश और आपके 2 अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं ना। तो ये आपका सेकंड वाला गलत है, सॉरी थर्ड वाला आपका गलत है। जिसके क्रम में न्यायालय का जो क्रम है वो 20 है, ये भी आपका ठीक है। तो गलत बताना गलत तीसरा है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो वो है एक अनुच्छेद आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था संबंधित ये आर्टिकल है ना, प्रत्येक राज्य में होगा। कहते हैं 2000 में जब उत्तराखंड गठन हुआ था तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी भाई? 7 थी। 2003 में बढ़ा के कर दी गई, कितनी? 9 कर देगी, और वर्तमान में आपकी है 9+2 है, 9+2 टोटल आपकी 11 है। ठीक है, अगर बात करें कि इसकी नींव कब रखी गई थी, इसकी जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी हाईकोर्ट की नींव 27 अप्रैल 1897। ठीक, जो 1900 में बनकर पूर्ण हुआ, 1900 में बनकर पूर्ण हुआ था। और इसकी जो शैली है वो है गौथिक शैली। किस स्टाइल में? आपका गौथिक शैली में। ठीक है, इसके जो डिजाइन का श्रेय है वो है आपका स्टीव वंश को जाता है, और FOW ऑटेल। ठीक, और जो नैनीताल का जो राजभवन है इसका जो आर्किटेक्ट है लंदन के बर्मिंघम पैलेस के तर्ज पर है, लंदन के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज पर है ना, उसकी नकल पर, पैलेस की तर्ज पर है। और यहाँ पे रहने वाले जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर थे वो आपके मैकडोनाल्ड थे,
मैकडोनाल्ड, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर वो सेरेनु नायडू। देखिए प्रथम भारतीय थी वो थे आपके सेरेनु नायडू, ठीक है। चलिए गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। 58 है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया? गैरसैंण, औली, पंतनगर, देहरादून। तो इसका आंसर आपका क्या भाई? गैरसैंण चमोली, ठीक है, गैरसैंण चमोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59। तो 59 क्वेश्चन आपका ग्लेशियर से रिलेटेड है। इसमें आपको असंगत बताना, गलत कथन का चयन करना है। इसमें आपको गलत कथन का चयन करना है। तो गलत इसमें जो है वो हो जाएगा आपको कौन सा वाला? थर्ड वाला, क्योंकि हीरामणि ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में ना होकर कहाँ भाई? पिथौरागढ़ में, ठीक है। कुछ और ग्लेशियर के अगर नाम मैं आपको बताऊं तो जैसे पिथौरागढ़, काली, मिलम, नामिक, पिनौरा, पॉन्टिंग, रालम, ठीक है, रालम। बागेश्वर में कौन कौन से हैं? कफनी, मैगतोली, पिंडारी, सुंदरडुंगा, सुंदरडुंगा, ठीक है। चमोली में क्या क्या है भाई? चमोली में बद्रीनाथ, दूनागिरी, सतोपंथ, ये सारे आपके ग्लेशियर आपके चमोली वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका है 60। तो 60 क्वेश्चन है कि दुगड्डा में लंगूरगढ़, दुगड्डा में पौड़ी में आपका लंगूरगढ़ व सिलगाड़ नदियों का संगम होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों नदियां किसकी सहायक है ना? किसकी सहायक है? लंगूरगढ़, सिलगाड़ जो आपकी भाई किसकी सहायक नदियां हैं? दोनों किसमें जाके मिलती हैं? तो जो आंसर है वो आपका खो, है ना। खो वही आपकी कोटद्वार की नदी, ठीक है। और इसी खो नदी के किनारे सिद्धबली का मंदिर भी है। मानने की बात करें तो मानने के तट पे आपको पता है कर्णवासम भी स्थित है ना, कर्णवासम। और मान ली आपकी गंगा की सहायक नदी, ठीक है। अगर खो पूछेगा खो किसकी सहायक नदी है तो ये आपकी पश्चिमी रामगंगा की, पश्चिमी रामगंगा की, ठीक है। नयार की बात करें आपको पता है गंगा की सहायक है, गंगा की आपको पता है सहायक है। और व्यास घाट फूलचट्टी में, व्यास घाट फूलचट्टी में गंगा में समाहित होती है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं 61। 61 क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ठीक है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र और उड़ीसा, ठीक। तो इसका आंसर क्या है भाई? महाराष्ट्र और गोवा। आपको पता है उत्तराखंड का जो पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट में आपको पता है कि कर्नाटक, पश्चिमी तट में आपका महाराष्ट्र और आपका गोवा, है ना। तो इस क्षेत्र को, इस तट को कहते हैं आपका क्या? कोकण तट, कोकण तट। तो इस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का नाम भी क्या है भाई? कोंकणी भाषा। तो कोंकणी भाषा आपका है सेकंड वाला आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची, है ना, 8वीं अनुसूची आपको पता है भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं, है ना, 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? इसमें मैंने पहले भी आपको बताया है, सिंधी है, फिर मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली है, कोंकणी और नेपाली है ना। अलग अलग टाइम पे अलग अलग संविधान संशोधन इन द्वारा ये आपकी भाषाएं आपके संविधान में जोड़ी गई हैं। तो आपका जो एक लास्ट संविधान था, लास्ट संविधान संशोधन आपका कौन सा वाला, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन सी? संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, ठीक है। मैंने आपको पहले डिस्कस करा है कौन कौन सा संविधान संशोधन है, ठीक है। 21, 71, 1992 और आपका 1967, 1992, 2003 वर्षीय यहाँ पे, ठीक है। वो आप पहले देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में मैंने रिपीट कर रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका चौथा वाला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। 62 है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है ना, 4 नई भाषाएं कौन सी है? ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने आपको बताया था, सिंधी जोड़ी गई थी पहले, फिर आपकी मणिपुर, कोंकणी, नेपाली, फिर आपकी मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, है ना। ये आपकी कुल मिला के कुल मिला के जो है 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, क्योंकि मूल संविधान में आपकी 14 भाषा को लेख था। उसके बाद जो हमारी कुछ और भाषा भी आपकी जोड़ी गई थी, ठीक है। तो 4 नई भाषा जोड़ी गई थी आपकी, संथाली, मैथिली, बोडी और आपकी डोगरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 आपका महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो किसने बनवाया था? ठीक है, किसने बनवाया था? तो इसका जो आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम, आपका जो पल्लव वंश का राजा है, ठीक है, पल्लव वंश का आपका राजा है, ठीक है। तो 63 का क्या आपका? नरसिंह वर्मन प्रथम है, पल्लव राजा आपका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64।
64 है, कुछ भाषाएं दे रखी हैं आपको, असंगत कथन का चयन करना है, ठीक है। योग की बात करें तो पतंजलि, बिल्कुल ठीक है। कामसूत्र, वात्सायन, बिल्कुल ठीक है। न्याय, न्याय की बात करें गौतम जी, बिल्कुल ठीक है। गीता रहस्य, गीता रहस्य आपकी गांधी की नहीं है, गलत। आपका चौथा वाला है, क्योंकि गीता रहस्य किसकी है भाई? गीता रहस्य आपके बाल गंगाधर तिलक की है ना, बाल गंगाधर तिलक, जो आपके गर्म दल के सबसे प्रमुख नेता के रूप में एक तरह से अपनी पहचान रखते हैं, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, ठीक है। तो 65 ठीक है भाई, उपवेद दे रखे हैं और उनसे संबंधित आपका वेद कौन सा है, ठीक है। वेद कौन सा? अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद जो उपवेद है किसका? आपका ऋग्वेद का है, ठीक है, ऋग्वेद का है। अगर बात करें यजुर्वेद की बात हो रही है तो यजुर्वेद से संबंधित जो है वो है आपका धनुर्वेद। सामवेद जो है, सामवेद से संबंधित आपका गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद से संबंधित है शिल्पवेद, ठीक है। तो आंसर हो रहा है 4 1 2 3, 4 1 2 3, चौथा वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 66। तो 66 है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? चेचू, लेप्चा, डफला, आपका डाफर। तो केरल वाली आपकी कौन सी? चेचू है, ठीक है, चेचू है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है। लेप्चा की बात करें तो आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम। और आपका दार्जिलिंग, सिक्किम और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में आपकी बोली जाती है। सॉरी, सिक्किम और दार्जिलिंग प्रदेशों में क्षेत्रों में जनजाति आपकी निवास करती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। डफला की अगर बात करें, डफला या नीशी, डफला या इसको कहते हैं नीशी भी कहते हैं, ठीक है। इसका अन्य नाम भी आप याद रखेंगे, नीशी। ये आपकी मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। डाफर जो है वो है आपकी गुजरात सौराष्ट्र, ठीक है, गुजरात सौराष्ट्र प्रदेश की, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है आपका? पहला वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 है भारत में जनसंख्या से टॉपिक से क्वेश्चन है। अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले आपके राज्य कौन से, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका बिहार, ठीक है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार में है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कोई पर्वतीय राज्य होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में, यूपी नहीं आंसर करोगे आप। हाँ, जनसंख्या सबसे ज्यादा पूछेगा तो आपको यूपी हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, जो है आपका 68। क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको इसमें गलत कथन का चयन करना है। पहला है मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा मुंबई है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और नाहवा सोवा एक और बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया, वो भी आपका मुंबई में, नाहवा सोवा, ठीक। सेकंड, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जो गुजरात वाला है, ठीक है, ये भी ठीक है एकदम। मारमक गांव जो गोवा में है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा कह रहा है वो, तो ये आपका हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। क्योंकि सबसे गहरा जो बंदरगाह है भाई वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, ना कि मारमक गोवा। चौथा क्या दे रखा है? चेन्नई, तमिलनाडु में है, जो देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, प्राचीनतम बंदरगाह है, बिल्कुल, ये भी आपका हो जाएगा ठीक। गलत है आपका थर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। और ये क्वेश्चन आपका कोंकण रेल मार्ग से है ना। तो कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, होकर गुजरती है। तो कोंकण रेल मार्ग से गुजरती है वो आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, ठीक है। केरला में नहीं जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में केरला भी डालेगा, ठीक है। तो केरला इसमें नहीं है, केरला तो इसमें है ही नहीं। केरला इसमें भी है, केरला इसमें भी है ना, इन दो में केरला नहीं है। बाकी जो है ये तमिलनाडु तो इस तरफ हो जाता है, पूर्व की तरफ, तमिलनाडु भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 70। तो 70 क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। जामनगर गुजरात में है, या अंकलेश्वर गुजरात, मूना माटी आपको पता है सब में है, और ट्राम्बे आपका मुंबई में। ट्राम्बे कहाँ भाई? मुंबई में। तो पेट्रो रसायन की बात हो रही है तो उसका आंसर है आपका जामनगर गुजरात, ठीक है, जामनगर गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 है खेतड़ी। तो खेतड़ी है भाई किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए आपका फेमस है, ठीक है। खेतड़ी सोना, तांबा, एल्यूमिनियम और उर्वरक। तो इसका आंसर है वो है आपका तांबा, ठीक है, तांबा। बाकी इसके साथ और क्या क्या क्वेश्चन है, तांबे की ही बात करें तो तांबे के लिए जो आपका क्षेत्र जो प्रसिद्ध है जहां से खनिज निकलता है, एक तो मजलखंड है, एमपी का क्षेत्र, मजलखंड, ठीक है, मजलखंड एमपी। एक है आपका सिंहभूम झारखंड, सिंहभूम जो आपका कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा, ठीक है। एक है गुंटूर जो नेल्लोर जिले में, ठीक है, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश। अगर सोने की बात करें
सोने की बात करें तो हट्टी खान, एक है हमारी हट्टी खान, है ना, और आज कोलार खान। हट्टी और कोलार ये दोनों आपकी हैं कर्नाटक में, बहुत ही फेमस खान है कर्नाटक में, ठीक है। और इसके साथ ही एक है रामगिरी, रामगिरी स्वर्ण खान, रामगिरी स्वर्ण खान, और ये आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चलिए इसके साथ मैंने और फैक्ट भी आपको बताया, वो भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। 72 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र, या इंडो गांगे, या कृष्णा गोदावरी, या केरल तथा तमिलनाडु। तो चावल की बात हो रही है, और चावल का जो क्षेत्र है वो एक तरह से डेल्टा प्रदेश की बात होगी, और डेल्टा प्रदेश की बात हो रही है तो वो नदी घाटी होगी कोई, और वो है आपकी कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है बहुत ही उपजाऊ है, डेल्टा प्रदेश है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के रूप में वहाँ पे पाई भी जाती है मिट्टी, और यही पे इसी क्षेत्र में बहुत ही बृहद रूप में जो है एक तरह से चावल का उत्पादन किया जाता है, धान का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 73। 73 आपकी मिट्टी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है ना। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पे पाई जाती है? तो मालाबार केरल में, कोरोमंडल तमिलनाडु में, या बुंदेलखंड और आपका बघेलखंड। तो लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए केरल की विशेषता है, ठीक है, केरल की विशेषता है। इसके साथ एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, कभी कभी ये पूछता है कि भारत में जो मिट्टियां पाई जाती है, भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं तो उनमें जो है घटता हुआ क्रम, क्षेत्रफल के आधार पे घटता हुआ क्रम क्या है किन मिट्टियों का, है ना। तो सबसे पहले जो आती है मिट्टी, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे आपका घटता हुआ आपका क्रम, ठीक। सबसे पहले है जलोढ़, जलोढ़ है, फिर आपकी लाल मिट्टी है, फिर आपका लैटेराइट मिट्टी है, फिर आपकी कौन सी है, काली मिट्टी, है ना। अन्य मिट्टियां भी, लेकिन मुख्य रूप से 4 की बात फिलहाल मैं आप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये जो है आपका मैदानी भागों में, उत्तर भारत के विशाल मैदान में, और प्लस डेल्टाई क्षेत्रों में, प्लस डेल्टाई क्षेत्र में आपकी पाई जाती है, ठीक है। अगर लाल की बात करें तो लाल मिट्टी जो है आपकी तमिलनाडु क्षेत्र में है, मुख्य रूप से तमिलनाडु, सबसे ज्यादा मिट्टी तमिलनाडु पाई जाती है लाल। लैटेराइट की बात करें तो केरल में मैंने आपको बता दिया। अगर तट पूछ लेता है तो तट आपका मालाबार तट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पे अगर पूछा लाल मिट्टी किस तट की विशेषता है, तो तमिलनाडु का जो तट है वो कोरमंडल तट के रूप में जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, कोरमंडल तट। हाँ, काली की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी मृदा है, सॉइल है, सर्वाधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और इसको जो है उष्ण कटिबंधीय, इसके अन्य नाम क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी कहते हैं इसको, चरनोजम भी कहते हैं, ठीक है। काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फायदेमंद होती है काली कपास की मिट्टी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि कहा जाता है इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है ना। अगर पानी इसमें पानी बहुत लंबे समय तक बना रहता है ना। तो जब ये मिट्टी सूखती है तो इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, है ना। और ये दरारें ऐसी लगती हैं जैसे हमने खेत में जुताई कर रखी हो, है ना। जैसे जुताई करते समय एक तरह से जैसे जुताई करते समय आप खेतों की जुताई करते हैं, जैसी शेप बनती है वो, है ना। तो वैसे ही जब इसमें मिट्टी में दरार पड़ती है तो जब मिट्टी में दरार पड़ती है तो वैसे ही शेप इसमें भी बनती है, तो इसलिए इसको सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि, ठीक है, तो इसे सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। तो 74 क्वेश्चन है, आपकी सूचियां दे रखी है, वृक्षों के नाम दे रखे हैं, सामने दे रखे हैं क्षेत्र, वो आपके वृक्ष के क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है। अगर सागौन की बात करें तो सागौन जो है आपका सुंदरवन क्षेत्र की विशेषता है, पश्चिम बंगाल के आसपास, ठीक है। सॉरी, सागौन तो पश्चिम बंगाल में कहाँ होना चाहिए, गलत है ना, तो वो तो सुंदरी होता है। सागौन होगा आपका हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। देवदार की बात करें तो आपको पता है उत्तराखंड और मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार के वृक्ष प्रमुख रूप से या आपका वृहत बहुत ही अधिक मात्रा में आपके पाए भी जाते हैं। सुंदर की बात करें तो सुंदरी जो है आप सुंदरवन डेल्टा, है ना, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा नाम ही सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण पड़ा है, वहाँ पे मुख्य रूप से आपका वृक्ष पाया जाता है। एक बचा सिंकोना, तो सिंकोना आता है मध्य हिमालय, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, सी आंसर, ठीक है, सी आंसर 74 का है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, जो है आपका 75 क्वेश्चन। तो 75 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर है ना, पश्चिमी तट पर है। भारत के 2 तट है, आपको पता है, ये आपका पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट वाली झील का आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं, वो है आपका अष्टमुड़ी, क्योंकि अष्टमुड़ी झील जो आपका केरला में है ना, केरला आपको पता ही पे है, तो केरला की झील है। पहला ऑप्शन आपका चिल्का दे रखा है, तो आपको पता है चिल्का, चिल्का लेक, तो आपको पता है चिल्का लेक आपकी कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में, ठीक है।
उड़ीसा में पड़ती है और उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में? पुरी डिस्ट्रिक्ट में। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। और अगर पूछे कि किस नदी कौन सी नदी इस झील के किनारे अपना मुहाना बनाती है, कौन सी नदी झील के किनारे गिरती है, तो वो रिवर है आपकी महानदी, जिसे इसे जो है उड़ीसा का शोक के नाम से भी जानते हैं ना, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। अगर बात करें पुलिकट, तो पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ती है ना, दो राज्यों के बॉर्डर पर पड़ती है पुलिकट झील। लेकिन उनमें से भी अधिकांश किस राज्य में विस्तारित है, किस राज्य में फैली हुई है, तो वो आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश, ठीक है। दो में से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक राज्य आपसे पूछे तो आप तमिलनाडु आंसर कर देंगे, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसी में आपका, ठीक है। कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट कोलेरू झील के बारे में कि किन दो नदियों के दो आब में ये स्थित है ना, मतलब दो नदियों के मध्य में, दो नदियों के मध्य में झील है तो कहेंगे दो नदियों के दो आब में है। तो वो जो झील है कोलेरू है, और दो नदियों के जो नाम है वो है गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, और दूसरी है कृष्णा नदी, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो याद भी रख सकते हैं, पहली और दूसरी सबसे बड़ी नदी के बीच में आपकी कोलेरू झील है, आंध्र प्रदेश वाली, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाली। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते हैं किस किस को पता है कि भारत की एकमात्र क्रेटर झील कौन सी है, ठीक है। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और वो झील जो है कहाँ पे है ना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी आप बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। आपने भारतीय प्रायद्वीप पढ़ा होगा, यहाँ पे आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, ये आपका मालवा, ये विंध्याचल, और ये है सतपुड़ा, ठीक है। ये कौन सा भाई? सतपुड़ा। सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है पश्चिम से पूर्व विस्तारित है, पश्चिम में गुजरात से स्टार्ट होती है, और गुजरात में इसको कहते हैं राजपीपला पहाड़ी, ठीक है। मध्य वाली है सतपुड़ा, फिर महादेव और मैकाल, महादेव और मैकाल पर्वत के रूप में जानी जाती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी धूपगढ़, जो कहाँ पे? महादेव पहाड़ी पे, ठीक है। और सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, और सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो मैकाल पर्वत पे है। तो इसी में जो आपकी अमरकंटक है, तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है नर्मदा, अमरकंटक के पश्चिमी छोर से, और निकलती कहाँ जाती है? पश्चिम की तरफ जाती है, ठीक है, पश्चिम की तरफ जाती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो ये सतपुड़ा है, ऊपर है आपका विंध्याचल पर्वत। तो क्वेश्चन ये पूछा है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी है? नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा है, ठीक। इसके ठीक दक्षिण में, सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है, जो धूपगढ़ की जो महादेव पर्वत के धूपगढ़ से निकलती है और इस तरह से आती है ना, वो है आपकी कौन सी? ताप्ती। तो इस तरह से नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन सा पर्वत हो गया आपका? सतपुड़ा पर्वत भी हो गया, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक तरह से सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 77। 77 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कौन से वन जो है विश्व का फेफड़ा, विश्व के फेफड़े के नाम से जाना जाता है ना। तो विश्ववत रेखीय वर्षा वन, टैगा वन, भूमध्य सागरीय, ये आपका मैग्रोव वन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है पहला वाला है, विश्ववत रेखीय वर्षा वन, है ना। सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो भूमध्य रेखा के आसपास होती है, ठीक है, जहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य का विचलन वर्ष भर जो है एक समान रूप से बना रहता है, और आईटी और जो है आपका सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्ति वाला क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा आपकी वर्षा भी होती है। आईटीसी जेट का निर्माण भी आपका यहीं पे होता रहता है ना, उष्णकटिबंधीय एक तरह से क्षेत्र है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79। 79 क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है? भैया आपने ये पृथ्वी से पूछा है ना कि सूर्य से, देखिए एक पॉइंट तो आप ये भी याद रखेंगे, पृथ्वी से पूछा है तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए आपका सेकंड वाला, ठीक है, शुक्र, फिर आता है आपका मंगल, फिर आता है बुध, फिर आता है आपका बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 80। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है ना, राष्ट्रीय आय जो कैलकुलेट करते हो उसके लिए कौन सी एक तरह से विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। मूल्यवर्धित ये आय है, निवेश है आपका, व्यय विधि है। तो उसका जो आंसर है वो होना चाहिए आपका कौन सा? निवेश विधि, है ना। कोई निवेश विधि कोई नहीं होती है, बाकी तीनों विधि का प्रयोग किया जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर है 81। 81 है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है, किसकी विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, और अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता होती है, और प्राथमिक क्षेत्र इसमें एक ही है, कृषि से संबंधित, है ना, कृषि से संबंधित क्षेत्र ही है। ये सेकेंडरी हो गया, बाकी आपका थर्ड क्षेत्र हो गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता है। होता है क्या है कि हमारे भारत में
हमारे भारत में मान लिया जाए कि एक खेत में काम कर रहे हैं आपके घर के 5 लोग, ठीक है? घर के 5 लोग, और 5 लोग जो है 6 महीने में जो उत्पादन करते हैं चावल का, कितना करते हैं भाई? 10 किलो करते हैं, है ना? 5 लोग कितना करते हैं 6 महीने में? 10 किलो ही करते हैं। तो अन्य जो मान लो 3 लोग और हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं कृषि कार्य में, और अगले 6 महीने में जो उत्पादन होता है वो सेम ही होता है ना? मतलब बढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार से वो जो कार्य करने नए व्यक्ति शामिल हुए हैं, उनके शामिल होने के बावजूद जो है उत्पादन वैसा ही रहा, उतना ही बना रहा, जो का त्यों बना रहा। तो वो काम करते हुए दिख तो रहे, लेकिन एक तरह से वो उनको बेरोजगार कहा जाता है, क्योंकि कुल प्रोडक्शन में, कुल उत्पादन में वो मात्रा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है? छिपी बेरोजगारी। छिपी इसलिए क्योंकि दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है। छिपी भी कहते हैं, प्रच्छन्न भी कहते हैं, और अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है? और भारत में प्रमुख रूप से जो बेरोजगारी पाई जाती है, अगर ये पूछेगा तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक? भारत में पूछेगा, शिक्षित बेरोजगारी भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है? संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें आपका 82। तो 82 है वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन। 2012 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 2011, ठीक है? 2011। तो संविधान संशोधन जो है किस विषय से संबंधित है? पहला, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, वो तो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 है ना? इसके लिए आपका 2009 में आपका बिल आया था, और 10 में एक तरह से लागू है, लागू वाली लागू वाला पॉइंट वाला है ना? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। 82 क्या है कि वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस विषय से संबंधित है? ठीक है, 12 नहीं अभी, है ना? 12 नहीं, यहाँ पे क्या है? 2011 है। 97वां संविधान संशोधन 2011। पहला है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो वाला संविधान संशोधन कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2011 है ना? 2009 में काम लाया गया था, 2010 से लागू है। सेकंड, सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप, तो आंसर होना चाहिए आप सेकंड वाला, ठीक है? सेकंड वाला ही, बाकी नेक्स्ट 2 आंसर भी नहीं है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 83। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। 83 है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको गलत बताना है ना? पहला, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बिल्कुल ठीक है। सेकंड, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, ठीक है? ये भी आपका ठीक। थर्ड है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा बच रहा है, जहाँ लिखा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि 22 मार्च नहीं है। क्या होना चाहिए आंसर? 31 मई, ठीक है? ये आता है आपका 31 मई को, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 कि हाल ही में हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर, जो औरंगजेबपुर है, इसका नया नाम क्या रखा गया है ना? नया नाम क्या रखा गया है? तो राम जी वाला है, शिवाजी नगर, अटल मार्ग, या कौशल्यापुरी। तो आपको पता है औरंगजेब से आप शिवाजी का नाम याद रखेंगे ना? शिवाजी और औरंगजेब के मध्य जो भी विवाद वगैरह रहा है, वो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो उससे कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी है जिनके नाम बदले गए, वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट डाउन करेंगे आप, ठीक है? तो अगर बात करें हरिद्वार क्षेत्र होगी ना, हरिद्वार जो आपकी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उनमें कौन कौन से जगहों के नाम बदले गए? एक है आपका गाजीवाली, तो गाजीवाली का नाम नया जो हुआ है वो आर्य नगर हुआ है, ठीक है? आर्य नगर। अगला है चांदपुर, चांदपुर, तो ये है ज्योतिबा फुले नगर, ज्योतिबा फुले नगर। एक है खानपुर कुरसाली, खानपुर कुरसाली, खानपुर जो कुरसाली है उसका नया नाम रखा गया है अम्बेडकर नगर, ठीक है? अम्बेडकर नगर है। इसके साथ ही खानपुर नाम है, खानपुर, खानपुर का नया नाम है श्री कृष्णपुर, श्री कृष्णपुर। देहरादून के कुछ क्षेत्र देखें, जैसे मियावाला, मियावाला, इसका नाम है रामजी वाला, नया नाम है रामजी वाला, ठीक है? परी वाला, परी वाला, इसका नया नाम है आपका केसरी नगर, केसरी नगर। चांदपुर खुर्द, चांदपुर खुर्द, इसका नया नाम है पृथ्वीराज नगर, पृथ्वीराज नगर। और उधम सिंह नगर की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, तो सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत है एक पूरा नाम, सुल्तानपुर पट्टी
नगर पंचायत, नगर पंचायत। इसका नया नाम है कौशल्यापुरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कौशल्यापुरी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विशेष नाम जो इंपॉर्टेंट नाम वो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। 85 है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड के किस एक क्षेत्र को भारत के सबसे बड़े मोटर बाइक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है ना, घोषणा की है। तो वो है हमारा हर्षिल, है ना, हर्षिल, जो मेनली किसके लिए जाना जाता है, सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और भागीरथी और जलंधर नदी के संगम पे है। ठीक, अगस्त मुनि आपको पता है रुद्रप्रयाग में है, मंदाकिनी और धूलगाड़ा का संगम, काशीपुर आपको पता है 1639 काशीपुर की स्थापना है, काशीनाथ अधिकारी, बाकी गंगोत्री में आपको पता है गंगा जी का मंदिर है उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करंट का क्वेश्चन है तो आप इसको याद रखेंगे हर्षिल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। 87 क्वेश्चन है, गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजना का सही मिलान करना है ना। योजना दे रखी है, सामने दे रखे हैं उसके प्रारंभ के वर्ष। अंत्योदय की बात करें, अंत्योदय योजना कार्यक्रम तो वो है 1977 से 78। प्रधानमंत्री रोजगार योजना तो वो आपका 93 ही है ना, 1-2 हो रहा है, 1-2 इन 2 में आ रहा है अभी। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वो 97 की है। ठीक है, 97 ही है। और आगे अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना आपकी 2000। तो 1, 2, 3, 4 आमने सामने आंसर दे रखे हैं, इसका हो जाएगा आपका बी वाला 1, 2, 3, 4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 88 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, किस समिति द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है क्या होना चाहिए, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला, नीलकांत डांडेकर और वी.एम. रथ समिति। ठीक, बाकी लकड़ वाला समिति, बाकी इनकी डेट्स देख लेते हैं और इन्होंने क्या क्या एक तरह से बताया था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर लकड़ वाला समिति की बात करें तो इसकी जो डेट है वो है हमारी 1993। ठीक, तो इसमें गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए, और क्या है इसमें, गरीबी रेखा का आकलन, गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करने की सिफारिश की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करने की सलाह दे दी। ठीक है, अगर वाई की अलग समिति की बात करें तो इसकी जो डेट है इंपॉर्टेंट समिति है 1979 है। इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खपत के आधार पे गरीबी रेखा का निर्धारण किया। ठीक है, खपत के आधार पे गरीबी रेखा का निर्धारण इसने किया था। और इस समिति ने क्या बताया था भाई, ग्रामीण में कम से कम, और ग्रामीण में, और इस समिति ने क्या बताया था कि ग्रामीण में 2400 और आपका शहरी में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति जो व्यवस्था बताई थी ना, खपत कैलोरी प्रति व्यक्ति। नीलकांत की बात करें, नीलकांत तो आपका आंसर है। सूर्य तेंदुलकर समिति की बात करें तो ये है 2005। ठीक है, 2005। तो इन्होंने क्या करा था, गरीबी को परिभाषित करते उपभोग व्यय के आधार पे, उपभोग व्यय के आधार पर जीवन यापन की लागत को एक आधार बनाया, बाकी नीलकांत डांडेकर की जो समिति है वो आपका 1971। ठीक है, 1971। चलिए ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 89। तो 89 क्वेश्चन है, भारत के राज्य दे रखे हैं, सामने दे रखे हैं सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। अगर तमिलनाडु की बात करें तो एक ही याद आ रहा है हमको, है ना। तो अगर तमिलनाडु की बात करें तो वो दोदा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। भारत के राज्य दे रखे हैं और सामने दे रखे हैं सबसे ऊंची चोटी, है ना। पहला है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो इसका होना चाहिए मैच के रूप में दोड़ा बेटा, है ना, दोड़ा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा ही है, तो तमिलनाडु में हम। राजस्थान की बात करें तो ये होना चाहिए अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर तो राजस्थान। ठीक, नागालैंड सारामती चोटी हो जाएगा, और मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका धूपगढ़, है ना, जो सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है। तो आंसर इसका क्या है भाई, 4, 3, 2, 1 है चौथा डी।
आंसर है डी। चलिए जीएस में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 90। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का, है ना, साउथ इंडिया की बात हो रही है, तो सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? आर्थर कॉटन या बर्ड स्मिथ या लेफ्टिनेंट ब्लेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ? तो इसका जो आंसर है वो है सर आर्थर कॉटन। ठीक, तो आज हमने देखे एक और मौके बहुत इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके आगे जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो हमेशा की तरह सौरभ सर आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज मॉक नंबर 12 है, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बोला तीन संख्याओं का योग 98 दिया है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो मेरे पास तीन संख्याओं का योग दे रखा है 98। तो मेरे को, मैंने मान ली पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो ए और बी दे रखा है मेरे पास 2:3। ठीक है, और दूसरी और तीसरी संख्या दे रखी है बी और सी, ये दे रखा है मेरे पे 5:8। ठीक है, अब देखो ये, यानी अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 2x 3x, ये 5y और 8y, मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल आ जाएंगे। तो मेरे को इसको सिंगल वेरिएबल में लेके आना है, a b और c। ठीक है, तो ये 2, ये 3, और क्योंकि ये 2 और 3 एक साथ है ना, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 2:3, और मैं एक प्लेस छोड़ के 5:8। ठीक है, अब ये 2 और 3 था, ये 5 और 8 था, तो मैंने अलग अलग लिख दिया। तो यानी यहाँ पे ये प्लेस खाली, यहाँ पे ये प्लेस खाली। इसको सिंगल वेरिएबल लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वाले नंबर को मैं आगे लिख दूं 3 और इस वाले नंबर को यहाँ लिख दूं, तो ये आ जाएगा 10। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 5 या 15 और 8 या 24। अगर ये आगे और छोटे हो जाए तो छोटे कर लेना, अदरवाइज ऐसे लिख लेना। तो मेरे पास जो पहला नंबर है वो 10x, दूसरा नंबर 15x और तीसरा नंबर 24x। अब बोला तीनों संख्याओं का योग दे रखा है 98 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी 10x प्लस 15x प्लस 24x, इनका जो योग है वो 98। ठीक है, अगर मैं सबको जोड़ूंगा 10, 15, 25, 24, 49, x बराबर 98। x बराबर कितना आ जाएगा 98 अपॉन 49, यानी कितना भाई 2। और मेरे को पूछा सबसे तीसरी संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या 10x है, दूसरी संख्या 15x, तीसरी संख्या 24x, तो 24 इंटू 2 यानी कितना भाई 48। तो मेरा आंसर होगा 48, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे पास ए और बी और बी और सी दिया था, दो अलग अलग रेशियो थे, ए बी का और बी सी का। तो मैं इनको सिंगल रिलेशन में लेके आया, 10, 15 और 24, तीनों का योग 98 दिया है, तो तीनों को जोड़ूंगा 50x बराबर 98, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। मेरे को तीसरी संख्या यानी 24x बतानी थी, तो 24 इंटू 2 48, तो 48 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एबीसी तीनों में 10,500 रुपए 5:7:9 अनुपात में बांटे जाते हैं। ठीक है, अगर सबको 500 रुपए अधिक मिलते तो उनका नया अनुपात बताना है मुझे। तो एबीसी में जो पैसे बांटने थे वो बांटे थे 5x, 7x और 9x, है ना। 5:7:2 बांटे थे, तो 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर 10,500। तो कितना भाई 7 और 5 12 9 21x बराबर 10,500, तो x बराबर आ जाएगा 10,500 अपॉन 21, तो 21 पंजी 105 होता है, यानी कितना x बराबर 500 आ जाएगा। ठीक है, तो a b और c, तो यानी a को कितना मिलेगा 5 इंटू 5 यानी 2500, b को मिलेगा कितना 7 इंटू 5 3500, और c को मिलेगा 9 इंटू 5 यानी 500, तो कितना भाई 4500। अब उसने बोला अगर प्रत्येक को 500 रुपए ज्यादा मिलते तो नया अनुपात क्या होता, यानी अब इसको 2500 मिल रहे तो 500 और मिलेंगे, तो कितना इसको 3000 रुपए मिलेंगे, इसको भी 500 और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो यानी इसको 4000 रुपए, और इसको भी 500 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो यानी कितना 5000। ठीक है, अब मुझे नया अनुपात बताना है, इसको रेशियो में चेंज करो, 3 जीरो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो नया अनुपात आ जाएगा 3:4:5। ठीक है, तो तीनों का नया रेशियो आ जाएगा 3:4:5, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे पास पुराना रेशियो दिया था 5:7:9, जिसमें 10,500 रुपए बांटने थे, तो 10,500 बांटने के बाद मेरी जो एक्स की वैल्यू आई 500 आई। अब उसने बोला हर किसी को 500 ज्यादा मिलेंगे पहले से, जो पहले मिल रहा है उसे 500 ज्यादा, तो नया रेशियो क्या आएगा, तो 500 रुपए सब में ऐड करके मेरा जो नया रेशियो है 3:4:5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि मेरे पास एक वर्ड दिया गया है इमीडिएटली, बोला है इसमें जितने लेटर है उनका यूज करके कौन सा एक वर्ड बनाया जा सकता है। तो अगर मैं देखूं पहला वर्ड है डायलेक्ट दिया है DIALECT, तो देखो ये तो नहीं बन सकता क्योंकि इस वर्ड में सी का यूज कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, अगला जो वर्ड दिया है LIMITED, तो लिमिटेड है, तो LIMITED ये बन सकता है। ठीक है, अगला जो वर्ड मेरे पास दिया है डायमीटर दिया है, तो DIAMETER, तो अगर मैं देखूं R यहाँ भी नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता, और चौथे वाले वर्ड में सी, है ना, तो यानी मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस वर्ड से इमीडिएटली से मैं
लिमिटेड वर्ड बना सकता हूँ, क्योंकि लिमिटेड में जितने भी वर्ड है वो इमीडिएटली में यूज किए गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर मैं औसत देखूं तो औसत क्या होता है, तो जो औसत होता है वो होता है संख्याओं का योग और क्या है संख्याओं की संख्या, यानी जो एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब औसत मेरे को दिया है 26.4। ठीक है, तो जो योग निकलेगा और टोटल संख्याएं कितनी है वो है 5, है ना। तो ये आ जाएगा 26.4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा योग। ठीक है, तो कितना भाई 5 चौको 20 और 26 पंजे 130 132। ठीक है, तो पांचों संख्याओं का योग जो आ जाएगा 132 आ जाएगा। अब उसने बोला है कि जो पहली संख्या है ना, और बाकी जो 4 संख्या है यानी सेकंड, थर्ड, 4 और 5, तो जो पहली संख्या है वो 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि अगर भाई इन सब संख्याओं का योग अगर x होगा, या मैं मान लूं कि 5x होगा, है ना, 5x मान लिया, तो जो पहली संख्या होगी वो 5x का कितना भाई 5वां हिस्सा यानी x होगा, तो ये x हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो x प्लस 5x बराबर 132, तो 6x बराबर 132, तो x बराबर आ जाएगा 22। तो मेरा आंसर होगा 22, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करो। एक आयत का परिमाप दिया है। ठीक है, तो आयत यानी जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, यानी ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, तो ये लंबाई ये चौड़ाई। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होता है, तो आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये इसका परिमाप होता है। अब परिमाप कितना दिया, 40 दिया है, और इसकी चौड़ाई देखिए मेरे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहां से डिवाइड हो जाएगा 20, एल प्लस बी बराबर कितना, एल प्लस 8 बराबर 20 है, तो एल बराबर आ जाएगा 20 माइनस 8 यानी कितना 12। तो लंबाई 12 है, चौड़ाई कितनी है भाई, क्वेश्चन में दे रखिए 8, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि लंबाई 12 चौड़ाई 8 तो डिफरेंस 4, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 96 क्वेश्चन जो मेरे पास दिया है, बोला है विस्मिता पूर्व की ओर 200 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 210 मीटर चलकर अस्पताल पहुंचती है, तो उसके आरंभिक स्थल से अस्पताल तक की सबसे छोटी दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे बोला है कि जो विस्मिता है वो पूरब की ओर चलती है 200 मीटर, तो ये पूरब डायरेक्शन है, 200 मीटर चलेगी। उसके बाद वो दाएं मुड़ती है, तो दाएं नीचे की ओर, तो कितना 210 मीटर चलती है, तो ये वो अस्पताल पहुंच गई। ठीक है, अब मुझे सबसे छोटी दूरी बतानी है, यानी मुझे ये वाली दूरी बतानी है। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या है, आधार है, ये लंबे, ये कर्ण के पाइथागोरस थ्योरम लगा लो मैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है 210 है और आधार है 200। ठीक है, तो 210 यानी 41 का स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगा दो, और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 2 जीरो और लगा दो, तो यानी अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 1 4 8 00, तो ये आ गया कर्ण का स्क्वायर, तो यानी कर्ण बराबर होगा अंडर रूट 841 और 00। ठीक है, तो 841 19 का 29 का स्क्वायर होता है, और 2 जीरो को 0 लगा लो, यानी 290 मीटर हमारा ये वाली दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा 290। ठीक है, ये 200 दिया है, ये 210 पाइथागोरस थ्योरम लगा हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 210 का स्क्वायर 441 00, और 200 का स्क्वायर 400 00, टोटल आ जाएगा, इनको दोनों का ऐड करूंगा मैं 841 00, और मुझे ये किसका स्क्वायर था, तो 290 का स्क्वायर, तो 290 का स्क्वायर होता है 841 00। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैलेंडर का दिया है, 2 अगस्त 2016 को मंगलवार है, तो 19 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 2 अगस्त 2016, इस दिन मंगलवार है। ठीक है, तो मेरे को पूछा है 19 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ईयर के पेयर बनाते हैं, तो 2 अगस्त में 2 अगस्त 2016, 2 अगस्त 2017, ऐसे 18 19 20 तक जाऊंगा,
तो 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20। ठीक है, तो 2016 का फरवरी निकल चुका, क्योंकि 2 अगस्त 2016 है, तो फरवरी तो गया, यानी 17 का फरवरी आएगा तो एक ही दिन और होगा, 18 का फरवरी एक दिन और, 19 का फरवरी एक दिन और, 20 का फरवरी 2 दिन और। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका नॉर्मल ईयर होता है तो एक ही दिन फालतू होता है, और अगर आपके लीप ईयर होते हैं तो 2 दिन फालतू होंगे। तो टोटल 2 अगस्त 2020 तक मेरे 5 दिन फालतू निकलेंगे, है ना। तो अब मेरे को जाना है 2 अगस्त से और 19 अक्टूबर तक। तो देखो अगस्त का महीना है, 2 दिन निकल चुके हैं, यानी अब अगस्त में कितने दिन बचेंगे? 29 दिन बचे, क्योंकि 31 का महीना होता है, 2 दिन तो हमने काउंट कर लिए। अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर 30 का जाता है, उसके बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर मुझे सिर्फ 19 तक जाना है। तो अगर मैं टोटल देखूं 9 9 18, 2 3 5 1 6 और 1 7, तो 78 दिन मेरे इन 3 महीने में फालतू होंगे, और टोटल 5 दिन ही है, तो 78 प्लस 5 यानी कितना आ गया? 83। इसको मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो 12 से 84, तो 12 बार तो पूरे नहीं जा रहा, 11 से 77, तो यानी 11 तो वीक हो जाएंगे और 6 दिन और, तो यही 6 दिन हमारे काम के होंगे। तो यानी 19 अक्टूबर 2020 को जो दिन होगा मंगलवार से 6 दिन आगे होगा। तो मंगलवार से 6 दिन क्या? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम। तो इस दिन कौन सा दिन होगा? सोमवार। ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा सोमवार। तो इस क्वेश्चन को हमने पेयर बना के सॉल्व किया, 16 से 20 तक गया, जितने दिन फालतू थे, और उसके बाद जो अगस्त के बाद जो महीने बचे, अगस्त सितंबर अक्टूबर, उसको मैंने महीने महीने सॉल्व किया। तो टोटल मेरे पास 83 दिन और बचते हैं। तो इसको मैं अगर मैं वीक में कन्वर्ट करता हूं तो 11 हफ्ते और 6 दिन आएंगे। तो 11 हफ्ते बाद तो सेम ही दिन आएगा, यानी अगर आज मंगलवार है तो 11 पहले हफ्ते बाद मंगलवार, अगले हफ्ते बाद मंगलवार, तो 11 हफ्ते बाद मंगलवार, 6 दिन और, तो मंगलवार में 6 दिन और ऐड करके सोमवार आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का दिया है। अकेले सचिन 8500 रुपए के लिए किसी कार्य को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो विष्णु को कितना पैसा मिला? ठीक है, तो देखो 8.5 दिन का मतलब है 8 दूनी 16, 17 बटे 2 दिन। ठीक है, तो देखो सचिन किसी काम को कितने दिन में करता है? 17 बटे 2 दिन में, और विष्णु की मदद से, यानी सचिन प्लस विष्णु उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो सचिन को विष्णु को कितना पैसा मिलता है? 8500 रुपए में, क्योंकि काम कितने रुपए में दिया गया था? काम 8500 रुपए के लिए दिया गया था। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं, मैं पहले टोटल काम निकाल लेता हूं, तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो मेरा टोटल काम आ जाएगा। अब एलसीएम में मुझे ऊपर वाले को लेना, तो अगर आपका एलसीएम निकलता तो ठीक है, नहीं तो इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना? 17 छके 102, 17 और 6 के मल्टीप्लाई 102, तो कितना यहाँ पे तो आ जाएगा 17। अब यहाँ पे मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ पर कितना आ जाए? 102 आ जाए। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, क्योंकि इसको आप इससे काटोगे तो 2 से 6 बार, 17 छके 102। ठीक है, तो टोटल वर्क 102। अब देखो पैसा, टाइम एंड वर्क में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो पैसा जो बढ़ता है वो देने के हिसाब से कभी नहीं बढ़ता, उनकी क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। तो ये क्षमता है, इसका मतलब है कि सचिन हर दिन 12 काम कर रहा है और सचिन और विष्णु मिलकर हर दिन 17 काम कर रहे हैं। तो पर डे या पर मिनट या पर सेकंड के हिसाब से जो भी काम किया जाता है वो उसकी क्षमता होती है। तो देखो सचिन की क्षमता है 12 और सचिन प्लस विष्णु है 17, तो यानी अगर मैं यहाँ पे सचिन की क्षमता रखूं तो विष्णु की कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, तो विष्णु की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5। तो मैंने इसको लिख लिया, इसकी क्षमता 12x, इसकी क्षमता 5x, तो 12x प्लस 5x, तो इसी क्षमता के लिए उसको 8500 रुपए मिले दोनों को। तो कितना? 17x बराबर 8500, x बराबर कितना आ जाएगा? 17 पंजे 85, 500। तो बोला है कि विष्णु का हिस्सा ज्ञात करो। तो विष्णु का हिस्सा कितना है? 5x, तो 5 इंटू 5 तो कितना भाई? 2500। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा 2500 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पे खर्च करती है तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है। यदि वह 5250 रुपए बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं उसकी आय मान लेता हूं कि इसकी आय है 100x। ठीक है, तो 100x का 25% वो खर्च करती है किराए में, तो जो रेंट है उसका, अब 100x का 25% कितना हो जाएगा? 25x, है ना। अब बाकी कितना बचा उसके बाद? शेष जो बचेगा, तो 100 में से 25 माइनस कर लो, यानी 75x। अब वो 75x का 30% भोजन पर खर्च करती है, तो 75x का अगर वो 30% भोजन पर खर्च करेगी तो बाकी 70% वो बचाएगी। तो 75x का, क्योंकि देखो टोटल अपने आप में 100% होगा, अगर 30% उसने भोजन पे खर्च कर लिया तो बाकी कितना बचेगा? 70%, है ना।
तो मैंने 75x का मैं 70% निकाल लेता हूँ, यही वो बचाएगी। और उसने रुपए में कितना बोला कि 5250 रुपए, तो ये रुपए में कितना बचेगा 5250 रुपए। तो एक जीरो से एक जीरो काट लो, एक जीरो से यहाँ पे पॉइंट लगा लो, तो 7 पंजे 35 और 7 7 50 और 3 52, तो 52.5 x बराबर है 5250 रुपए। x बराबर आ जाएगा 5250 अपॉन 52.5, तो पॉइंट हटा के यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लूं मैं, तो ये कितनी बार हुई, एक बार। तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा 100, और मुझे उसकी मासिक आय बतानी, तो मासिक आय कितनी थी भाई 100x, तो 100 इंटू 100 x बराबर 100 आ जाएगा, तो कितना भाई टोटल उसकी मासिक आय आ जाएगी 10,000 रुपए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, कितना भाई 10,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 10,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है ए और बी दो संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल ज्ञात करो। तो हमारे पास दो नंबर दिए हैं, उन नंबरों का अनुपात है 5:8। अगर दोनों में 5-5 और ऐड कर दे तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो हमें ए और बी का योगफल बताना है। तो संख्या थी 5:8, ठीक है। तो मैंने मान ली 5 एक संख्या, दूसरी संख्या 8x है। अब दोनों में 5-5 एक्स्ट्रा जोड़ना, तो 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, और नया अनुपात आ जाएगा 2:3। ठीक है, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 3 15x, 5 3 15, 8 दूनी 16x और 5 दूनी 10। ठीक है, तो 16x में से 15x और 15 में से 10 माइनस कर दो, तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब मुझे a और b का योगफल बताना है, तो a कितना है 5x, b कितना है 8x, दोनों का योगफल 13x, और x की जगह रख दूं मैं 5, तो 13 इंटू 5 65। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 65। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने मॉक नंबर 12 देखा है, जिसके 90 क्वेश्चन जीके जीएस के विकास सर ने सॉल्व करा दिए। 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग के तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आशा करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आ गई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।